Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Imagination FF World. आज आप सबके लिए एक नया फैन फिक्शन लेकर आया हूँ, जिस फैन फिक्शन का नाम है स्टे विथ मी। ये फैन फिक्शन मैंने लिखा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। इस फैन फिक्शन में वांग जी जो कि टॉप है, विंग जो कि बॉटम है। ये फैन फिक्शन हिस्टोरिकल है और ओमेगा वर्जन है। ये इमॉर्टल वर्ल्ड है। सबके पास अपनी अपनी पावर है। विंग के पास भी पावर है, लेकिन एक अनजानी पावर जो कि विंग के पास है, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही खतरे में आ जाएगा। लेकिन वांग जी उसका साथ कैसे निभाता है और हमेशा उसके साथ रहता है, वही हम इस फैन फिक्शन में जानेंगे। ये फैन फिक्शन आपको एक रियल प्यार का फील करवाएगा। आंखें बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, साउंड को मीडियम रखिए, बस महसूस कीजिए। देखना आपको ज़रूर फील होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू फैन फिक्शन को। हमेशा हमने ये देखा है फैन फिक्शन में कि वांग जी और विंग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है और वो दोनों बिछड़ जाते हैं। हमेशा हमने ये देखा है कि वांग जी लोगों की बातों पर आकर विंग के ऊपर टॉर्चर करता है। हमने हमेशा ये देखा है कि वो विंग के ऊपर बिलीव नहीं करता है, विंग को छोड़कर चले जाता है। हमेशा विंग को पछताना पड़ता है। लेकिन नहीं, इस बार ये कहानी थोड़ी अलग है। ये मत सोचना कि वांग जी को पछताना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर किसी को पछताना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने रियल लव को शो किया है। इस फैन फिक्शन को एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरी गले में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और मुझे रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मुझे पता है कि मेरी आवाज़ भी धीमी आ रही होगी और बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे पूरा ही ख़त्म करके ही छोड़ूंगी। इस फैन फिक्शन में आपको प्रोटेक्टिव लान वांग जी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड करते करते मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग स्टोरी है। तो आप लोग स्टोरी को एंजॉय कीजिए, मैं आराम करने जा रही हूँ। चलिए विंग के बारे में जानते हैं। बचपन से ही दुख दर्द को झेलते हुए विंग बड़ा हुआ है। विंग अकेला ही बड़ा हो रहा था। जब विंग सिर्फ 10 साल का था, तब जियांग फेंगमियान के साथ विंग की मुलाकात हुई थी। विंग बहुत ही क्यूट बच्चा था। विंग की मॉम डैड की तब मौत हो चुकी थी। विंग को पता भी नहीं था कि विंग के डैड के पास से उसे एक ऐसी शक्ति मिला है जिस शक्ति का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। विंग को एहसास था कि उसके पास सिर्फ उसकी आत्मिक शक्ति है, लेकिन उसको पता नहीं था कि आत्मिक ऊर्जा के साथ साथ उसके पास डेमोनिक पावर भी मौजूद है, जिससे वो अनजान था। उसकी फादर की छोड़ी गई एक बांसुरी। सब लोग उसकी फादर को कहते थे कि वो काला जादू करता है। वो काला जादू करता है। वी चांगसे को लोगों ने ही कहना सुनाना स्टार्ट किया ताकि वी चांगसे सब कुछ छोड़ दे। लेकिन बाद में वी चांगसे ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों के लिए उसके दिल में जो प्यार था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जब उसने देखा कि उसके अपने ही उससे नफ़रत करते हैं, खुद से ही उसने अपनी आत्मिक ऊर्जा को ख़त्म करने के बारे में सोच लिया। क्योंकि कोई उसे पसंद ही नहीं करता था, कोई उसके तरफ बोलने वाला नहीं था। विंग की मॉम की तो तब मौत हो गई थी जब विंग इस दुनिया में आया था। उसके साइड में खड़े रहने वाला इंसान सिर्फ उसकी वाइफ थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं रही। विंग बहुत छोटा है, उसके लिए जीना पड़ेगा। लेकिन ये लोग अगर वी चांग से जिंदा रहा तो विंग को भी कभी जीना नहीं देंगे। वो विंग को भी बातें सुनाएंगे। अच्छा होगा कि मैं ही मर जाऊँ। उसने खुद से ही खुद को ख़त्म कर दिया। लेकिन जाते हुए उसने बस विंग से ये कहा कि मेरी सारी शक्ति अब तुम्हारे पास रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। जिस दिन तुमको एहसास होगा तो सबसे छुपाना होगा, तुम छुपा कर रखोगे। और ये बांसुरी ये तुम अपने पास रखो, किसी को मत दिखाना, और अगर दिखाओगे भी तो किसी के पास इसकी पावर का इस्तेमाल मत करना। विंग बहुत रो रहा था। उसको समझ में नहीं आया कि उसके फादर क्या कह रहा है। टाइम बीत जाता है। बहुत टाइम बीत गए थे। विंग
तब 5 साल का था जब उसका फादर की डेथ हो चुकी थी। विंग ने अपनी मॉम को कभी नहीं देखा, क्योंकि जिस दिन विंग पैदा हुआ था उसी दिन ही उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। जब विंग 10 साल का था तब वो जियांग फेंगमियान से मिला। जियांग फेंगमियान उसे देखते हुए कहा, तुम कौन हो बेटा? जब विंग ने अपनी परिचय दिया तो जियांग फेंगमियान शॉक्ड हो गए, ये तो उसका दोस्त का बेटा है। जियांग फेंगमियान उसे अपने घर लेकर आए, जहाँ पर मैडम यू की टॉर्चर विंग सहन नहीं कर पाता था। विंग को घर के हर एक काम से लेकर बर्तन धोना, उसके बाद गाय बकरी को खाना देना, सब कुछ, उनकी पॉटी साफ़ करवाना, सब कुछ वो विंग से ही करवाते थे। विंग ये सब कुछ करके थक चुका था, लेकिन फिर भी वो खुश था कि उसके पास अब एक फैमिली है, जहाँ पर उसके साथ दोस्ती हुई थी चांग चंग की, यानली की। धीरे धीरे करके वो लोग बड़े हो रहे थे। बड़े होते 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 न जाने कब वो लोग 16 साल के हो गए, उन्हें एहसास भी नहीं था। 16 साल के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, अब वो लोग बड़े हो गए हैं। जब गुसु क्लाउरोसिस से उनके लिए निमंत्रण पत्र आया कि वो लोग एजुकेशन के लिए वहाँ पर जाने वाले हैं, विंग साफ इनकार कर देता है, क्योंकि विंग को वहाँ पर नहीं जाना है। तभी मैडम यू कहता है, हाँ सब कुछ तुम्हारे लिए छूट है, लेकिन मेरे बेटे के लिए नहीं, जाना तो सब पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। विंग को बहुत बुरा लगता है। मैडम यू ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम आचिंग के साथ जाओगे और उसका ध्यान रखोगे। अगर कीमत आई तुम्हारी जान देने की तो तुम अपने जान देकर भी आचिंग को बचाओगे। ये सुनकर विंग को बहुत बुरा लगता है। काश उसके मॉम और डैड जिंदा होते तो उनके लिए, शायद उसके लिए वो लोग भी फिक्र करते। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसे पता नहीं था कि गुस्सू में उसके लिए कुछ और ही वेट कर रहा है। उसे पता नहीं था कि गुस्सू में उसे अपनी सोलमेट मिल जाएगा। विंग अपनी आत्मिक शक्ति का प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसके पास आचिंग आ गया। आचिंग ने कहा, विंग मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं हो ना? विंग ने कहा, क्यों? आचिंग ने कहा, क्योंकि मॉम ने तुम्हें इतना डांटा, ऊपर से तुम्हें शिक्षा लेने का कोई मन नहीं है। तुम चाहो तो शिक्षा ना ले सकते हो। विंग की बोलकर वो बैठ गया। उसने कहा, आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रहा है। विंग सच कह रहा हूँ, सच कहूँ, तुम जो चाहते हो तुम वही कर सकते हो। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। विंग ने कहा, नहीं आची, मैं जाऊँगा। जबकि तुम और सिजी वहाँ पर जा रहे हैं, तुम दोनों का ख्याल रखने के लिए किसी को तो होना चाहिए ना। आचिंग ने कहा, ओह विंग तुम बहुत ग्रेट हो। ये बोलकर वो तलवार उठा लेता है, विंग से फाइट करने लगता है। सीन कट होता है। वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। वो लोग पैकिंग कर चुके थे। अब वो लोग गुसु जाने वाले थे, जहाँ पर विंग और आचिंग दोनों ही बोट पर आ गए थे। यानली को मैडम यू सब कुछ समझा रही थी। उसके बाद यानली भी आ गई और वो लोग सबको बाय बोलकर गुसु के लिए चले गए। जब वो लोग गुसु की मुख्य द्वार पर पहुँचे तब डिसिपल्स ने उनके निमंत्रण पत्र को चेक किया। जब उसने निमंत्रण पत्र को चेक किया तो वहाँ पर विंग का नाम नहीं था। विंग का नाम ना देखकर वो लोगों ने विंग को देखा। उसके बाद डिसिपल्स ने कहा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जियांग यानली या जियांग चैंग का नाम है, विंग का नाम तो कहीं पर भी नहीं है। फिर जियांग चैंग ने कहा, लेकिन विंग मेरा भाई है, उसे कृपया प्रवेश दें। डिसिपल्स ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, जिसका नाम निमंत्रण पत्र में नहीं है हम उसे प्रवेश नहीं दे सकते हैं। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसने अपने सिर को झुकाते हुए कहा, मेरी फैमिली ख़त्म हो गई है। अगर आज मेरी फैमिली ज़िंदा होता तो शायद आज इलिंग में भी एक निमंत्रण पत्र जाता, जहाँ से मैं अपने सिर को उठाकर अपने भाइयों बहनों को लेकर परवाह करने के लिए आता। लेकिन मेरी बदनसीब। इधर आचिंग ने कहा, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तभी वहाँ पर लान वांगजी अपनी पूरी टीम को लेकर आ रहा था। लान वांगजी को देखकर आचिंग और विभूषण समझ गए कि ये गुसु का प्रिंस है, क्योंकि वांगजी को सारे डिसिपल्स ग्रीट कर रहे थे। सरदार आप आ गए। वांगजी को देखकर विंग की नज़र एक पल के लिए उसके फेस पर थमसा गया। उसने कहा, मैंने सुना था कि गुसु का दोनों प्रिंस ही बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है, और देखा ये सच है, बिल्कुल सच। आचिंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, ये सेकंड प्रिंस लान वांगजी है। मैं इसका फेस देखकर ही समझ गया। लोग कहते हैं कि वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, कोल्ड हार्टेड इंसान। विंग ने कहा, खरूस लग रहे हैं देखने में।
वांग जी को सुनाई देता है। वो पीछे मुड़ते हुए विंग को एक झलक देखता है। उसने विंग को पूरा ही अच्छे से देखा। जब उसने विंग को देखा तब उसने अपने माइंड में कहा, अभी ये कौन है? लेकिन सच में विंग बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था। शायद वांग जी को भी विंग पसंद आ चुका है। और विंग एक ऐसा ओमेगा है जिसे वांग जी इतने टाइम तक देख रहा था। लेकिन क्यों वांग जी कभी भी किसी ओमेगा को ऐसे नहीं देखता है जैसे वो विंग को देख रहा था। सच में विंग की ब्यूटी वांग जी के ऊपर जैसे कि जादू सा कर चुका था। जब वांग जी ने पूछा यहाँ पर क्या हो रहा है, तो विंग बताने के लिए आगे आ गया। ये देखकर वांग जी थोड़ा सा गुस्सा करता है, क्योंकि उसने डिसिपल से पूछा था ना कि विंग से। विंग ने बताना स्टार्ट किया। फिर विंग ने कहा, क्या आप ऐसे ही अपने मेहमानों को स्वागत करते हो, उनकी अपमान कर कर? वांग जी को थोड़ा सा बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। फिर जियांग चैंग ने वांग जी से कहा, देखिए ये मेरा भाई है जिसे मेरे फादर ने अडॉप्ट किया है, इसीलिए आपके निमंत्रण पत्र में इसका नाम नहीं था, क्योंकि ये हमारा एडॉप्टेड सन है। लेकिन सच कहूँ तो विंग काफ़ी सालों से हमारे साथ है, इसीलिए हम विंग को कभी भी अपने भाई से अलग नहीं समझते हैं। वो हमारे लिए बहुत कुछ है, प्लीज़ कृपया करके उसे प्रवेश दे। वांग जी थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर वो कहता है, ठीक है, मैं अपने एल्डर्स को पूछ कर आता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या आप यहाँ का प्रिंस होकर आपको पूछना पड़ेगा? मुझे यकीन नहीं होता है कि आप सच में इसका प्रिंस हो। वांग जी ने कहा, ये हमारे रूल्स हैं, हम एल्डर्स को बिना पूछकर कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। फिर विंग ने कहा, क्या तुम अपने एल्डर्स के हाथ के गड़े हुए पुतले हो जो उनकी इशारे पर चलोगे? क्या तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है इसमें? क्या तुम्हारी कोई कीमत नहीं है इस कबीले में? तुम इस कबीले का राजकुमार हो, तुम भूल गए हो तुम कुछ भी कर सकते हो। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है विंग की बातों पर। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा, ये होता होगा आपके वहाँ पर, हमारे यहाँ पर नहीं है। हम बड़ों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, हम उनकी बात मानते हैं और हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं, हम रूल्स में रहते हैं। विंग ने कहा, हाँ पता है आपका रूल्स भद्दा सा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि विंग उनका मेहमान है। लेकिन वांग जी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। विंग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अगर आपके एल्डर्स कुछ गलती भी करेंगे तो आप लोग उनका विद्रोह करोगे और उसे कुछ कहोगे। मुझे नहीं लगता कि आप लोग उनकी गलतियों को उंगली पकड़ के दिखाना सिखाओगे, क्योंकि आप तो आपके रूल्स के खिलाफ़ नहीं जाओगे ना, चाहे वो गलती करे या फिर सही करे, आप बस उनकी बातों को चुपचाप मानते रहोगे। मेरी बात सुन लीजिए, गलत को गलत कहना और सही को सही कहना सीख लीजिए, वरना आप बाद में पछताओगे। वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूल्स के बारे में, मेरे कबीले के बारे में इस सब बोलने की? आचिंग ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? हम यहाँ के मेहमान हैं। विंग, इनसे लड़ाई मत करो। फिर वांग जी ने कहा, देखो मैं तुम्हें प्रवेश दे सकता हूँ, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी भी इस कबीले का रूल्स ब्रेक नहीं किया और इस बार भी नहीं करूँगा। मैं पहले अपने अंकल से, अपनी गगा से, अपने एल्डर्स से बात करूँगा। अगर वो लोग चाहेंगे तभी तुम अंदर आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते हो। विंग ने कहा, तेरी तो। फिर आचिंग ने कहा, रुक जाओ विंग, सॉरी बोलो। विंग ने कहा, क्या सॉरी बोलो? मैं? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वांग जी चुपचाप खड़ा रहा। फिर आचिंग ने कहा, मैंने कहा सॉरी कहो। विंग ने कहा, ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी चला गया वहाँ से। जाते जाते एक झलक पीछे मुड़कर विंग को देखा। सीन कट होता है। विंग और बाकी सब लोग अब कबीले के अंदर आ चुके थे, क्योंकि विंग को लान कोरेन ने अंदर आने का परमिशन दे दिया था, क्योंकि वांग जी ने विंग की तरफदारी किया था। विंग अपनी रूम के पास आकर सोचने लगता है। उसके बाद वो पूरे रूम को देखने लगता है। अपने रूम के अंदर जाकर उसका रूम काफ़ी बड़ा था और वहाँ पर एक डबल साइज का बेड भी था जो कि बैम्बू से बना है। उसके ऊपर एक गद्दा भी था। उस गद्दे को देखते हुए उसने कहा, क्या हमें इसमें सोना पड़ेगा? हाँ, भूल मत राजकुमार विंग, अब तुम यहाँ पर राजकुमार विंग नहीं हो, तुम यहाँ का एक स्टूडेंट हो बस।
ये बोलकर वो अपनी बैग को साइड में रख देता है। उसके बाद वो खिड़की से बाहर देखता है और उसके घर के बाहर ही एक चेरी का पेड़ था जहाँ पर कोई भी पत्ते नहीं थे और पहाड़ दिखाई दे रहे थे, बैम्बू फॉरेस्ट दिखाई दे रहा था और झरना भी। झरने के पानी के पास से एक ठंडी सी आभा उसकी खिड़की से अंदर आ रही थी, जिसे फील करते हुए विंग ने कहा, आह कुछ तो अच्छा है यहाँ पर। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद वो धीरे से बाहर आता है और बाहर आते हुए उसने देखा कि वांग जी कुछ फ्रूट्स को साइड में रख रहा है। इधर जो वांग जी था वो फ्रूट्स को अपनी पैरों से तोड़कर लाए थे क्योंकि वो पक चुके थे। इधर लान कुरैन बहुत गुस्से में उसे कुछ कह रहा था। विंग ने वो ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद विंग पूरे कबीले को घूमते घूमते वो झरने के पास आ गया, जहाँ पर उसने देखा कि वांग जी झरने के पानी के नीचे बैठा हुआ है। उसे देखकर विंग ने कहा, ये पागल है क्या? वहाँ पर कुछ डिसेबल्स भी थे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। डिसेबल्स विंग की बात को सुनकर वहाँ पर आ गए और वांग जी को देखने लगे। विंग ने कहा, झरने का पानी कितना ठंडा है, वहाँ से ठंडी हवा भी आ रहा है और इतने ठंड के मौसम आने वाला है और इतनी ठंड में वो वहाँ पर बैठा हुआ है। डिसेबल्स ने कहा, क्योंकि उन्हें पनिशमेंट मिला है। ये सुनकर विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसने कहा, पनिशमेंट मिली है? डिसेबल्स ने कहा, हाँ उन्हें पनिशमेंट मिली है। फिर वांग जी ने कहा, उसने क्या रूल्स ब्रेक किया जो उसे पनिशमेंट मिला? ये सुनकर डिसेबल्स ने कहा, दरअसल घोसू के गांव में कुछ गरीब बच्चे आए थे और राजकुमार लान उन गरीब बच्चों को देख कर आया था। उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, इसीलिए राजकुमार लान किसी को कुछ ना बोलकर ही और फिर परमिशन ना लेकर बगीचे से फल तोड़ लिया और फल तोड़ने के बाद वो उसे उन बच्चों में बांटने के लिए चली गई। उन्होंने लान गुरु लान कुरैन से परमिशन नहीं मांगा, इसलिए लान गुरु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे पनिशमेंट के तौर पर झरने के पानी में रहने के लिए कहा, पूरा एक दिन। ये सुनकर विंग ने कहा, अगर पूरा एक दिन वो झरने के पानी के नीचे रहेगा तो फिर तो उसे ठंड लग जाएगी। ये कैसा पनिशमेंट है? लान गुरु पागल है क्या? क्या किसी को खाना देना ये बुरी बात है? डिसेबल्स ने कहा, नहीं बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना पूछकर ये बुरी बात है। विंग ने कहा, बिना पूछकर? लेकिन उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना कि उनसे पूछेंगे? डिसेबल्स ने कहा, देखो तुम इन सब के बीच में मत आओ क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो और ये यहाँ का रूल्स है। यहाँ का रूल्स चाहे कुछ भी हो जाए नहीं बदलेगा और लान वांग जी का भी रूल्स को ब्रेक नहीं करता है, लेकिन जब वो करता है तो खुद से ही पनिशमेंट को अपने अंकल के पास से मांग लेता है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये बोलकर वो डिसेबल्स चले गए वहाँ से। विंग वांग जी को देखता ही रहा। सीन कट होता है। जब शाम के टाइम विंग वहाँ पर आता है तब विंग देखा कि अभी भी वांग जी वहीं पर ही बैठा हुआ है। ये देखकर विंग पूरी तरीके से हैरान था। एक इंसान पूरी तरीके से पनिशमेंट को झेल रहा है बिना कुछ बोलकर, बिना कुछ कहकर। मतलब ये इंसान है या फिर कुछ और? वो वांग जी के पास चला गया। उसने कहा, हे लान वांग जी। लान वांग जी उठ गया क्योंकि उसका समय अब समाप्त हो चुका था, क्योंकि सूरज ढल रहा था। वांग जी उठने के बाद तलवार को उठा लेता है और आगे की तरफ बैठ जाता है। विंग ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ राजकुमार लान, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने विंग को घूर कर देखा। उसने कहा, जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, जाओ यहाँ से? एक मिनट रुको, तुमने एक अच्छे काम किया, उसके बदले तुम्हें पनिशमेंट मिली, तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? वांग जी ने कहा, इसे तुम्हें क्या? विंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन तुम पागल हो, एक नंबर के पागल। वांग जी ने कहा, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? विंग ने कहा, मैंने सुना है तुमने कुछ फल तोड़कर किसान गरीबों में बांट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पनिशमेंट झेलोगे, तुमने तो अच्छे काम किया। वांग जी ने कहा, लेकिन मैंने उनसे परमिशन नहीं मांगा था, मैंने परमिशन ना मांग कर ही ये फल लेकर चला गया था, जिससे अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। विंग ने कहा, तो तुमने पहले परमिशन क्यों नहीं मांगी? फिर वांग जी ने कहा, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे, अगर मैं देर करता तो फिर शायद उनको खाना नहीं मिलता, इसीलिए मैंने अंकल से परमिशन नहीं मांगा। ऊपर से अंकल कबीले में नहीं थे, वो कुछ काम के लिए पास के गांव में गए थे।
इसीलिए मुझे लगा शायद मैं पहले उन्हें खाना दे दूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये काम बहुत ज़्यादा ही गलत होने वाला है। विंग ने कहा, ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस इतनी छोटी बात को लेकर तुम्हें इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दिया। अगर तुम्हें ठंड लगे तो फिर क्या होगा? फिर वांग जी ने कहा, ठंड? मुझे इसकी आदत है, मुझे ठंड नहीं लगेगी। तुम कहानी सुनाओगी? कहानी सुनाओगी तुम? हंस रही है। विंग उसे देखता ही रहा। वांग जी चला गया वहाँ से। वांग जी जाते हुए विंग को एक बार पलट कर देखता है, लेकिन उस टाइम विंग झरने की पानी को चेक कर रहा था। सच में वो बहुत ठंडा था। विंग ने कहा, एक इंसान इतने टाइम तक एक झरने के नीचे कैसे रह सकता है ना? आई एम सॉरी कि मेरी बेटी बीच बीच में बोल रही है, ठीक है? तो मतलब वो मुझे देख रही है ना, मैं बोल रही हूँ, इसीलिए वो बोलने की कोशिश कर रही है, तो उसे इग्नोर कीजिए सब लोग। तो सो गाइस, विंग अपने रूम में वापस आता है। जब विंग अपने रूम में वापस आता है तब उसके रूम में ऑलरेडी उसकी सीजे बैठी हुई थी। सीजे ने पूछा, विंग तुम कहाँ गए थे? विंग ने कहा, मैं बस टहलने गया था। सीजे ने कहा, तुम भूल गए कि हमें एक साथ पढ़ाई करनी थी? विंग ने कहा, नहीं, फिर से नहीं, ये मुझे रूल्स पढ़ाने के लिए आई है क्योंकि लान कुरैन ने दीदी को बोला है। विंग का रूल सिखाओ। फिर इधर सीजे ने कहा, विंग तुम क्या कह रही हो? विंग ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। सीन कट होता है। बेबी सबको हेलो बोल दो, सबको हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। इधर जो विंग था वो नेक्स्ट मॉर्निंग बैम्बू फॉरेस्ट में प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस करते करते उसने देखा कि जो लान कुरैन है वो नदी किनारे खड़ा है और नदी के पानी को देख रहा है। ये देखकर विंग अपने माइंड में कहता है, ये खरोश बूढ़ा यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी अचानक से झरने के ऊपर से एक स्टूडेंट नीचे गिर रहा था। ये देखकर लान कुरैन ने कहा, क्या हो रहा है वहाँ पर? दरअसल वहाँ पर कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी उन लोगों ने एक शर्त लगाया, झरने के ऊपर जो फूल का पेड़ है वहाँ से एक फूल तोड़कर जो लाएगा वो सबसे बड़ा योद्धा है। ये सुनकर स्टूडेंट के बीच जंग छिड़ गई। आई मीन मारा मारी लग गया। वो लोग मारपीट कर रहे थे। तो इधर से दो स्टूडेंट ने कहा, मैं लेकर आऊँगा, और उसने कहा, मैं लेकर आऊँगा। अब दोनों ही दौड़ लगाता है। फूल तो एक ने पकड़ लिया था, लेकिन उसका पैर स्लिप कर गया और फिर वो नीचे गिर रहा था। झरना बहुत ऊंचा था जहाँ पर वांग जी बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। मैं इस झरने की बात कर रहा हूँ। जैसे ही विंग ने देखा कि वो बच्चा गिर रहा है, ये देखकर विंग घबरा गया। लान कुरैन ने कहा, बचाओ उसे कोई। लान कुरैन भी उसकी तरफ भागने लगे। इधर विंग लान कुरैन को भागते हुए देखा। विंग ने छलांग लगाया और एक पेड़ के ऊपर झट से चढ़ गया और फिर उस पेड़ से इतनी तेज़ छलांग लगाई कि देखकर लान कुरैन भी हैरान था। लान कुरैन को वो नज़र ही नहीं आया। वो सिर्फ बोला, ये क्या था? विंग पूरा ही सिर्फ ब्लैक कलर का दिखा दिया। विंग ने झट से उसे पकड़ लिया और फट से ही एक बार पानी के ऊपर पैर रखकर ही वो ऊपर की तरफ उड़ गया। ये देख कर ना लान कुरैन पूरी तरीके से हैरान था और वो उस लड़के को लेकर वो झरने के ऊपर चला गया। सब लोग विंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और सब लोग विंग से पूछ रहे थे कि आपने ऐसा कैसे किया? आप तो बहुत पावरफुल हो, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप छलांग लगाकर ऊपर आ गए। विंग बहुत इतरा रहा था क्योंकि सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। वहाँ पर अल्फाज और ओमेगा से मौजूद थे। लान कुरैन वहाँ पर आ गया और विंग को घूरने लगा। विंग उसे देख रहा था। फिर लान कुरैन ने कहा, तुमने ये कैसे किया? विंग ने कहा, कैसे क्या मतलब? आपको दिखाई नहीं दिया कि बच्चा गिर रहा था? लान कुरैन ने कहा, हाँ, लेकिन ये तुम कैसे कर सकते हो? कोई पानी के ऊपर पैर रखकर ऊपर छलांग लगा सकता है? इतनी ऊंची छलांग पेड़ के ऊपर से? कौन हो तुम? विंग ने कहा, अब मेरा नाम मेरा नाम आशियान है। आपको पता है ना मेरा नाम आशियान है। फिर लान कुरैन ने कहा, हाँ, लेकिन तुम इतनी ऊंची छलांग लगा सकते हो? विंग ने कहा, ये मेरा प्रैक्टिस है, मैं कर सकता हूँ हर जगह पर, क्योंकि हम पानी में रहते हैं। आई मीन पानी के पास रहते हैं। फिर लान कुरैन ने कहा, लान कुरैन जाने लगा वहाँ से। विंग ने कहा, रुक जाइए खरोश अंकल। लान कुरैन ने कहा, क्या कहा तुमने मुझे? विंग ने कहा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे एक बात कहना ही पड़ेगा।
आप हमेशा अपनी नियमों का ढोल पीटते रहते हो, हमेशा दूसरों के ऊपर हमेशा पनिशमेंट को चला देते हो, लेकिन इस बार आपकी बारी है। लान कुरैन ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वेंग ने कहा, इतनी हिम्मत का मतलब क्या है? तभी वहाँ पर वांग जी आ गया। वांग जी सब कुछ देख रहा था। फिर वेंग ने कहा, भागना मना है इस कबीले में और आप वही कर रहे थे, वो भी बहुत तेज़। लान कुरैन ने वेंग को बहुत गुस्से में देखा। वेंग ने कहा, तो आपको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी? क्या मैं ये तय कर दूं कि आपको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए? लान कुरैन वेंग को बहुत गुस्से में देख रहा था और वांग जी कन्फ्यूज़ था। वेंग ने कहा, ठीक है, देखो आप जबकि बहुत बुज़ुर्ग इंसान हो, आपकी उम्र बढ़ चुकी है, तो आप तो कोड़े की मार नहीं सहन कर सकते हो और ना ही झरने के पानी में बैठकर रह सकते हो और ना ही साफ़ सफाई कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक हल्का सा काम देता हूँ, गोबर को उठाकर बाल्टी में रख दीजिए। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, क्या मैं गोबर उठाऊँगा? वेंग ने कहा, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने रूल्स का ब्रेक किया है। फिर इधर वांग जी ने कहा, वेंग। फिर वेंग चुप हो गया। वेंग घबराते हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा, देखो अंकल भाग रहे थे, लेकिन उस बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किया। वेंग ने कहा, हाँ हाँ, सिर्फ रूल्स को तुम ही ब्रेक कर सकते हो और पनिशमेंट वो तुम्हें देंगे, लेकिन अगर वो उन्होंने कुछ किया तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो बचाने के लिए कर रहे थे ना, और तुम तो गांव वालों को मारने के लिए फल लेकर गए थे। ये बोलकर वेंग चला गया वहाँ से। वेंग की बातों को वांग जी गौर से सुनता है और फिर उसे देखता ही रहता है। लान कुरैन भी चला गया। वांग जी सोच रहा था। इधर जो लान कुरैन था वो अपने कमरे में था। तभी सिचैन उसके रूम में आता है। सिचैन ने कहा, क्या हुआ अंकल, आप क्या सोच रहे हो? फिर अंकल कुरैन ने कहा, नहीं कुछ नहीं। फिर सिचैन ने कहा, दरअसल लोटस फेयर से ये खत आया है। शादी की बात उन्होंने की है और शादी का जो सारा सारा मतलब चीज़ है वो सब कुछ उन्होंने भेजने की बात किया है और वो लोग कुछ दिन बाद वो सब भेज देंगे, शादी का गिफ्ट वगैरह वगैरह। लान कुरैन ने कहा, ठीक है, उन्हें ख़त में लिख दो कि अच्छा ठीक है, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। लान कुरैन को देखकर सिचैन ने कहा, अंकल सच बोलिए, आपको हुआ क्या है? आप बहुत उलझे उलझे से लग रहे हो। कुरैन ने कहा, वो लड़का है ना जिसका नाम वेंग है। फिर सिचैन ने कहा, आप आशन की बात कर रहे हो? कुरैन ने कहा, हाँ, वो अनाथ है ना? फिर ये सुनकर सिचैन ने कहा, हाँ वो अनाथ है। लान कुरैन ने कहा, उसका पूरा नाम क्या है? ये सुनकर सिचैन ने कहा, उसका पूरा नाम मुझे नहीं पता, उसका बस बीइंग मुझे ये नाम पता है, उसका आधा नाम। कुरैन ने कहा, उसका फादर का नाम क्या है? वो है कौन? सिचैन ने कहा, क्या हुआ है? अचानक आप विंग को लेकर इतना वाइड क्यों हो चुके हो? विंग ने कुछ किया है क्या? लान कुरैन ने कहा, तुम बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या देखा। ये सुनकर सिचैन ने कहा, आपने क्या देखा? फिर कुरैन ने कहा, मैंने हूबहू अपने सामने उसी को देखा। उसके पास वो पावर कैसे आ गई? वो इतनी ऊंचा छलांग कैसे लगा सकता है पानी के ऊपर से? तुम यकीन नहीं करोगे, वो चल पा रहा था। लान कुरैन की बात सुनकर सिचैन हैरान था। उसने कहा, क्या ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप मजाक कर रहे हो क्या? कोई पानी के ऊपर छलांग कैसे लगा सकते हैं? वो भी चलकर पानी के ऊपर चल नहीं सकते हैं हम लोग। लान कुरैन ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। वो लड़का पानी के ऊपर पैर रखकर छलांग लगाया और उसे बचाने के बाद वो ऊपर अपने आप ही उड़कर चला गया। है ये कैसा हो सकता है? हाँ, मानता हूँ कि उसके पास आत्मिक शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ये नामुमकिन है, ये कोई नहीं कर सकता। सिचैन ने कहा, क्या ये वेंग ने किया? लान कुरैन ने कहा, हाँ, ये वेंग ने किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। सिचैन ने कहा, बट ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतना पावरफुल तो नहीं होता है ना कि वो ये सब कुछ कर पाए। फिर इधर लान कुरैन ने कहा, मैंने उसके पास वो शक्ति देखी
जो आज से 20 साल पहले मैंने देखी थी। ये सुनकर उसने कहा, 20 साल पहले किसके पास? कुरैन ने कहा, चांगसे के पास। सिचैन ने कहा, चांगसे? ये कौन है? लान कुरैन ने कहा, ये मेरा दोस्त है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से। सिचैन ने कहा, बताइए ना, लेकिन क्या? लान कुरैन ने कहा, दरअसल आज से 20 साल पहले मेरा एक दोस्त था। 20 साल पहले नहीं, उससे पहले भी वो दोस्त था। जब वो 16 साल का था तब वो अपने इलिंग कबीले से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया था। वो इलिंग का एक राजकुमार था। किसी को पता नहीं था कि इलिंग के लोग दैविक शक्ति के साथ साथ, आत्मिक शक्ति के साथ साथ काली शक्ति का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी को तकलीफ़ नहीं दिया। वो लोग खुशी खुशी अपनी जीवन यापन कर रहे थे। सच कहूँ तो वो लोग अहंकारी नहीं थे और ना ही वो किसी को दुख और दर्द देते थे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा थे और सबकी मदद करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके उनकी काली शक्ति रिवील हो गया और वैन रोहान ने अचानक उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिस युद्ध में उसका एक बेटी जिसका नाम वैन चिंग थी और एक बेटा जिसका नाम वैन निंग था, उन दोनों की जान चली गई, जिससे वैन रोहान बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुके थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। उन्होंने इलिंग पर फिर से हमला करने की योजना बनाया। फिर उन्होंने सबसे कहा कि इलिंग वालों ने उनके ऊपर अटैक करने के लिए उनके बेटे और बेटी को मार डाला है। ये सुनकर सबको गुस्सा आ गया, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे दोस्त कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। सच कहूँ तो वो ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा तब मैं हैरान हो गया। वो वैन डिसिपल्स को अपने हाथों से मार रहा था। ये देखकर मेरी सारी भावना बदल गई। मैं उसी वक्त समझ गया कि ये अब मेरा दोस्त नहीं रहा। जिसके पास काली शक्ति है वो शैतान का पुजारी है। वो कभी भी देवता का दोस्त नहीं बन सकते हैं, इसीलिए वो हमारा दोस्त नहीं बन सकता है। ये हमारे रूल्स के खिलाफ़ है। हम शैतान से दोस्ती नहीं कर सकते हैं। उसी वक्त ही मैंने उससे दोस्ती तोड़ दिया। फिर लोग उसे मारने के लिए आए, लेकिन मैंने उसे बचा लिया क्योंकि तब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। फिर वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर वहाँ से भाग गया। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद बीत गए 20 साल। 20 साल बीतने के बाद फिर से मैंने वही शक्ति देखा, जो शक्ति मैंने किसी में नहीं देखा। मैंने सुना है उसका पहला बच्चा, जो कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो मर चुका है। ये सुनकर सिचैन ने कहा, उसका पहला बच्चा? लान कुरैन ने कहा, जिस टाइम वो लोग भाग रहे थे वो झरने के पास से गुजर रहे थे। मैंने सुना था कि वहाँ पर उसकी वाइफ गिर गई थी और उसके बदले उसके बच्चे की जान चली गई। और फिर दोबारा उनके बच्चे पैदा हुए या नहीं मुझे नहीं पता, बट इतना कह सकता हूँ अब वो ज़िंदा नहीं है। लेकिन अगर वो ज़िंदा नहीं है तो फिर ये सब क्या है? मैंने सुना है कि उसने खुद से ही खुद को मार डाला है। उसका वंश के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सिचैन ने कहा, अब इतना मत सोचिए, और वीइंग इतना बुरा भी नहीं है, और अगर उसके पास काली शक्ति होती तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे यहाँ पर आता, क्योंकि उसे पता है कि हम लोग काली शक्ति को पसंद नहीं करते हैं। सिचैन की बात सुनकर कुरैन ने कहा, हाँ, अब मैं इस बात को नहीं सोचूंगा। सिचैन ने कहा, एक बात और सोचिए, अगर उसे पता होता कि उसके पास काली शक्ति है, आई मीन अंकल जियांग को, तो फिर क्या वो विंग को गोद लेते? कुरैन ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने। जियांग फेंगम्यान भी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है। सिचैन ने कहा, हाँ, हो सकता है अंकल, आप चिंता मत कीजिए। ये बस आपकी आंखों की भूल है। शायद विंग के पास वो पावर है। सिचैन चला गया वहाँ से। लान कुरैन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी के पास इतनी आसानी से वो पावर नहीं आ सकती है। वी चांगसे ने मुझे धोखा दिया था। धोखे से उसने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया और फिर वो सर्वश्रेष्ठ बन गया। उसके बाद से मुझे वो डिब्बा कहीं नहीं मिला और फिर
वैन रोहान ने चोरी कर लिया। फिर अब वैन रोहान के पास भी ब्लैक मैजिक है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम वांग जी को देखते हैं, जो कि विंग की बातों को सोच रहा था। हाँ, तुम्हारे अंकल की गलती तो गलती नहीं है, लेकिन अगर वही काम तुम करो तो वो तुम्हें पनिशमेंट देते हैं। विंग सही कह रहा है या फिर गलत कह रहा है? वांग जी के दिल पे ही बात चल रही थी। पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दिया, धप्पा। फिर वांग जी पीछे मुड़ता है। वांग जी ने देखा वहाँ पर विंग है। विंग ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें ज़ुकाम हो गया है। वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, झूठ बोलना मना है। वांग जी उसे घूर कर देखता है। विंग ने कहा, तुम्हारा ही रूल सही है भद्दा। ये बोलकर वो बैठ गया। विंग ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़ा जीना चाहिए ज़िंदगी में? तुम्हें नहीं लगता कि हम कम जी रहे हैं? तुम्हें ये नहीं लगता कि बस बहुत हो गया है? तुम्हें ये नहीं लगता कि सब कुछ गलत हो रहा है? वांग जी ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? विंग ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहता हूँ कि कब तक तुम ये सब कुछ सहन करते रहोगे? मुझे पता है कि तुम एक अल्फा हो और सहन शक्ति ओमेगा से कई गुना बेहतर और ज़्यादा है तुम्हारा, लेकिन किसकी एक लिमिट होती है लानवांग जी। तुम उस परिसीमा को पार नहीं कर सकते हो। वांग जी उसे देखने लगता है। विंग ने कहा, एक बार सोचो, अगर यही रूल तुम ब्रेक करते तो क्या तुम्हारा अंकल तुम्हें छोड़ देता? तुम किसी के लिए भाग रहे हो, ये वाला रूल्स अगर तुम ब्रेक करते तो बताओ। वांग जी यही सोचता रहता है। वांग जी ने कहा, क्या तुम मुझे भड़का रहे हो? विंग ने कहा, मैं तुम्हें भड़काऊंगा? तुम्हें भड़का कर मुझे क्या मिलेगा? सोना, चांदी, हीरा, मोती कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर तुम्हें भड़का कर क्या फ़ायदा? वांग जी विंग को घूर कर देखता है। विंग ने कहा, देखो, अभी हम दुश्मन भी नहीं हैं और दोस्त भी नहीं हैं, बट मैं तुम्हारे लिए फ़िक्र कर रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है। वांग जी ने कहा, नाइंसाफ़ी? विंग ने कहा, हाँ, नाइंसाफ़ी। वैसे भी छोड़ो, तुम्हें बोलकर क्या फ़ायदा? तुम तो अपने अंकल को आँख बंद करके भरोसा करते हो। वांग जी ने कहा, चुप रहो तुम। विंग ने कहा, बट तुम्हें ज़ुकाम हो चुका है वांग जी। वांग जी ने कहा, नहीं हुआ है। विंग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वांग जी का हच हो जाता है। उसका हच्ची सुनकर उसने कहा, ओह, ज़ुकाम नहीं हुआ है तो ये क्या था सोना बाबू? ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या सोना बाबू? तो इसका मतलब क्या है? फिर विंग ने कहा, धीरे धीरे समझ जाओगे। ये बोलकर वो उठ गया और उठने के बाद चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा, ये पागल है एक नंबर का। उसके बाद इधर आचिंग सिचेन से मिलने के लिए गया था। सिचेन से वो बात कर रहा था। वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। उन दोनों की शादी भी फिक्स्ड हो गई थी। अब उन दोनों की शादी भी होगी। इधर विंग अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी उसको सीजी के रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। सीजी की शादी तो हो चुकी है 1 साल पहले। यहाँ पर वो दोनों शिक्षा लेने के लिए आए हैं। दरअसल जिन जिजुआन यहाँ पर आ रहा था, इसीलिए जिन गुआंग शियाओ ने यानली को भी उसके साथ भेज दिया। जिन जिजुआन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऊपर से वो यानली को पसंद भी नहीं करता है। वो अपने डैड के कहने पर शादी कर लिया है। ये उनका अरेंज मैरिज था। जब विंग वहाँ पर पहुँचता है तो उसने देखा कि जिन जिजुआन उसकी दीदी के साथ चिल्लाकर बातें कर रहा है और वो बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसकी दीदी उसकी सूप को लेकर आया था और जो चीज़ यानी लेकर आती है वो चीज़ जिजुआन छूता भी नहीं है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एक तो उसकी दीदी उसके साथ उसका ध्यान रखने के लिए आई है और दूसरा वो उसके ऊपर चिल्ला रहा है। विंग दरवाज़ा खुलकर अंदर आ गया। विंग को देखकर जिन जिजुआन और यानी दोनों ही चौंक गए। विंग जिन जिजुआन की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे जीजे के ऊपर चिल्ला रहे हो? तभी यानी ने कहा, आशियानी तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे। विंग ने कहा, सीजिए, और आप चुपचाप सहन कर रहे हो? क्या ये कुत्ता हमेशा आपके ऊपर ऐसा ही करता है? ये सुनकर यानी ने कहा, नहीं आशियान, ऐसा नहीं करता है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, छोड़ दो उसे। विंग ने कहा, तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो जिन जिजुआन, अगर तुमने सीजी के ऊपर दोबारा चिल्लाए ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझी? ये बोलकर उसे छोड़ दिया।
याल्दी उसे लेकर बाहर आ गई। वेंग ने कहा, सिजी हुआ क्या है? फिर याल्दी रोते हुए विंग को हक कर देता है। विंग यहाँ पर समझ गया कि जिन जिजुआन के साथ याल्दी का रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। सीन कट होता है। इधर हम वांग जी को देखता है जो कि हाची करते करते अपनी रूम के अंदर आ रहा था। जब उसने अपनी रूम को ओपन किया, अपनी डोर को, तब उसे देखा कि उसके सामने टेबल के पास विंग बैठा हुआ है। इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, देखने आया हूँ कि तुम्हें ज़ुकाम लगा कि नहीं। वांग जी ने कहा, क्या तुम कोई डॉक्टर हो या फिर इन्वेस्टिगेटर जो तुम इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हो यहाँ पर? वेंग ने कहा, तुम जो समझो, इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हो या फिर डॉक्टर हो, कुछ भी, लेकिन एक बात, तुम्हें ज़ुकाम तो हो गई है। वांग जी उसे घूर कर देखने लगता है। वेंग ने कहा, ये लो, ये हर्बल सूप है, पता है ये मेरी आंटी बना कर देती है अगर कोई भी बीमार हो तो। यहाँ तक कि मेरे सीजे भी बनाती हैं। मैंने सीजे से नुस्खा पूछ लिया था और मैंने अपने हाथों से बनाया है। पता नहीं ये कैसा होगा, लेकिन फिर भी तुम इसे पी सकते हो, ये पीने लायक है। और अगर तुमने इसे पी लिया ना तो चुटकी मार के तुम्हारा ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, इसे लेकर जाओ। वेंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। वांग जी ने कहा, आंखें दिखा रहा हूँ? मैं किसी को आंखें नहीं दिखा रहा हूँ। वेंग ने कहा, हाँ दिखा रही हूँ, देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे मदद करने दो। वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। वेंग ने कहा, ज़रूरत है, ये बोलकर उसने वांग जी को धक्का दिया। वांग जी उसे देखते हुए बेड के ऊपर बैठ गया और फिर उसने वेंग की फेस को देखा। वेंग सूप की बाउल को लेकर आ गया और वांग जी को स्पून से पिलाने लगा। वांग जी ने कहा, रुक जाओ, मुझे नहीं पीना है, लेकिन वेंग उसकी माउथ के अंदर स्पून को घुसा देता है और उसने कहा, पी लो। उसके बाद वांग जी को पीना पड़ता है। वो वांग जी को ज़बरदस्ती पिला रहा था। उसके बाद वांग जी पी लेता है सूप को, लेकिन वो बहुत घटिया था क्योंकि वेंग ने ठीक से बनाया नहीं था। हाँ, सारे उपकरण उसने डाला था, लेकिन फिर भी वो टेस्टी नहीं था। लेकिन वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। इधर वांग जी ने उसे कहा, हो गया है, अब तुम जा सकते हो। फिर वेंग उठकर खड़ा होते हुए कहा, हाँ हो गया है, अब मैं जाऊंगा, तुम्हारे पास रहने का कोई शौक़ भी नहीं है मुझे। ये बोलकर वो पीछे मुड़ने जाता है। अचानक उसका पैर स्लिप होता है और फिर वो गिरने लगता है। वो पूरा ही वांग जी के ऊपर गिर जाता है और वांग जी बेड के ऊपर गिर जाता है। वेंग और वांग जी के बीच एक आई कांटेक्ट होता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। वो उसे इतना देखता है, देख कर पागल हो जाता है। मतलब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर धीरे धीरे करके वो दोनों अपने होश में आते हैं और फिर वो वांग जी से कहता है, हाँ मैंने देख लिया कि तुम मेरे पास कितना रहना चाहते हो। वेंग ने कहा, अरे कितनी बदतमीज़ इंसान हो, मैंने कहा ना अब मुझे तुम्हारे पास रहने का कोई शौक़ नहीं है। ये बोलकर वो उठ गया। उसने कहा, मेरा पैर स्लिप हो गया। वांग जी ने कहा, जानबूझकर मेरे ऊपर गिरकर बोल रही हो तुम्हारा पैर स्लिप हो चुका है? वेंग ने कहा, जानबूझकर? एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प किया और दूसरा तुम कह रहे हो कि मैं जानबूझकर तुम्हारे ऊपर। वांग जी ने कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ कितना हेल्प करने के लिए आए हो मेरी। वेंग उसे फिर से घूर कर देखने लगता है। फिर वेंग ने कहा, बतख कहीं का। वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने मुझे? वेंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं कहा। वांग जी ने कहा, मैंने सुना तुमने मुझे बतख कहा। फिर वेंग ने कहा, हाँ बतख की तरह धीरे चलते हो और जब बोलने की बारी आती है तब नहीं बोलते हो, चुप रहते हो, लेकिन जब बोलने लगते हो तब पैंक 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 पैंक, बिल्कुल बतख की तरह। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुमने मुझे बतख कहा? वेंग ने कहा, हाँ बतख कहा। बतख जी, राजकुमार बतख। नहीं राजकुमार बतख, तुम्हारा नाम ना लानवांग जी नहीं, तुम्हारा नाम तो राजकुमार बतख जी रखना चाहिए था। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुमने मुझे फिर से बतख कहा? वेंग ने कहा, हाँ बतख। ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। वांग जी ने कहा, अगर मैं बतख हूँ तो तुम मुर्गी हो, समझे? वेंग चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मुझे बतख कहा? तभी वांग जी ने अपने आप को आईने में देखा। सच में वो गुस्सा था, उसे अजीब लग रहा था। फिर वांग जी की फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, बतख?
उसने मुझे बतख कहा, ये बोलकर वो हंसने लगता है। उसने कहा मैं बतख हूँ, मैं भग करता हूँ तो खूब ज़्यादा करता हूँ, और जब नहीं करता हूँ तो बहुत कम करता हूँ। ये बोलकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। विंग ने खिड़की से देखते हुए कहा, धीरे धीरे करके मैं तुम्हें बिल्कुल चेंज कर दूँगा, खरूस लाल वांग जी। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। रात को विंग को नींद नहीं आ रही थी। विंग एक बार इधर तो एक बार उधर हो रहा था और वो वांग जी की स्माइल को याद कर रहा था। सच में जब वांग जी ने स्माइल किया तब वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग को यकीन भी नहीं था वो खरूस इंसान इतना ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकता है। यहाँ पर हमको समझ में आ जाता है कि विंग धीरे धीरे करके वांग जी के प्यार में गिर रहा है। विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, न जाने वो क्या कर रहा होगा, उसका ज़ुकाम ठीक है या फिर नहीं। फिर वांग जी जो कि था उसे देखने के लिए विंग अपनी रूम से बाहर आ गया। जबकि ओमेगास को रात में घूमना कबीले में बना था, अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी विंग ने रूल्स को ब्रेक करके डिसिपल्स की आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से भाग गया। वो जिंगसी के सामने आ गया और खिड़की से अंदर देखने लगा, लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर बेड पर कोई भी नहीं है, टेबल के पास कोई भी नहीं है। उसने कहा, ये लानवांग जी इतनी रात को कहाँ गया है। मैंने सुना है कि इस कबीले में सब लोग रात के 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन अभी तो रात के 12 बज रहे हैं। ये वांग जी गया कहाँ। नहीं, वांग जी तो रूल्स को ब्रेक नहीं करता है, ज़रूर कुछ हुआ होगा। उसके बाद विंग झांक कर देखने लगता है। तभी उसे एक टेबल के पास एक हाथ दिखाई देता है, सिर्फ एक हाथ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। विंग ने कहा, ये क्या है। उसके बाद विंग दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। विंग ने कहा, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं। विंग अपनी पावर का यूज़ करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर थोड़ी देर बाद न जाने विंग को क्या हो जाता है, दरवाज़ा वो हाथ से खोलता है और दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। फिर विंग ने कहा, दरवाज़ा खुल गया, और फिर वो अंदर आ जाता है। दरवाजे को बंद करने के बाद उसने देखा कि वांग जी नीचे गिरा हुआ है। उसे देखकर विंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और फिर उसे उठाकर देखने लगा। जब उसने उसे टच किया तब उसे पता चला कि वांग जी को 140 डिग्री का बुखार है। उसे बुखार है। विंग ने कहा, इतना बुखार। उसकी पूरी बॉडी जल रही थी, इतनी गर्म थी। विंग ने उसे उठाया और बहुत प्यार से बेड पर सुला दिया। उसने कहा, हे लानजान, क्या तुम ठीक हो। इधर लान वांग जी पूरी रात वहीं पर ही गिरा हुआ था, रात के 12 बजे तक, मतलब 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, या फिर उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि विंग तो शाम को आया था ना। उसके बाद से उसने वांग जी को एक बार भी बाहर नहीं देखा, यहाँ तक कि डिनर करने के वक्त भी वांग जी वहाँ पर नहीं आया था। विंग उसके लिए फ़िक्र करने लगा। तभी वांग जी ने कहा, पानी पानी। विंग ने कहा, पानी, रुको। विंग ने देखा कि पानी ख़त्म हो गया है। फिर विंग पानी लाने के लिए चला गया। जब विंग पानी लेकर आ रहा था तब सिचैन भी पानी लेने के लिए आया था। फिर जब सिचैन को विंग ने देखा तो विंग ने कहा, नहीं, ये गगा यहाँ पर क्या कर रहा है। ये बोलकर वो छुप जाता है। सिचैन ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर कोई था। पानी भरते हुए सिचैन ने किसी की परछाई को देखा, जो कि बगीचे के पास से एक पेड़ के पास छुपा हुआ था, क्योंकि वो जहाँ से पानी भर रहा था वहाँ पर एक पेड़ था। सिचैन ने उसे कहा, कौन है वहाँ पर। फिर इधर विंग लुढ़क गया। सिचैन ने कुछ भी नहीं कहा और चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, बच गया। फिर विंग भी झरने के पास से पानी भर लेता है और फिर वो नीचे आता है। और फिर जब वो कबीले के अंदर आ रहा था तब वो डिसिपल्स की आंखों से धूल झोंक कर अंदर आता है, क्योंकि किचन में कहीं पर भी पानी नहीं था, इसीलिए उसे झरने के पास पानी लाना पड़ा और सिचैन को भी वही जाना पड़ा, क्योंकि किचन में पानी नहीं था। और इधर सिचैन विंग को देख लेता है। उसने कहा, विंग इतनी रात को पानी लेने के लिए बाहर गया था। वो विंग को जिंगसी की तरफ जाते हुए देखकर घबरा गया। वो विंग का पीछा करने लगा। जब वो वहाँ पर पहुँचा तब उसे देखा खिड़की से कि वो वांग जी को पानी पिला रहा है। ये देखकर सिचैन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। सिचैन ने कहा, वांग जी को क्या हुआ है। वो अंदर आ गया। उसने कहा, विंग तुम यहाँ पर, और क्या हुआ है उसे। विंग ने कहा, गगा, वांग जी को बहुत तेज़ बुखार है, न जाने अब क्या होगा, मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। गगा ने कहा, दिखाओ मुझे। इतना बुखार, ओ गॉड, वांग जी के लिए वो हर्बल सूप बनाना पड़ेगा। मैं लेकिन अंकल ने मुझे पनिशमेंट दिया है,
मैं किचन में नहीं जा सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ? वेंग ने कहा, पनिशमेंट दिया है, लेकिन क्यों? फिर सिचैन ने कहा, दरअसल यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जब वो और आचिंग बात कर रहे थे तब अंकल कोरैन ने उसे देख लिया। अंकल कोरैन ने सिचैन से कहा था चाय बनाने के लिए, लेकिन सिचैन चाय बनाना भूल गया था और आचिंग से बातें कर रहा था। ये देखकर लान कोरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और लान कोरैन ने गुस्से में कह दिया कि तुम आज तक किचन में नहीं आ सकते हो। जब तुम एक काम जिम्मेदारी से नहीं कर सकते हो तो तुम्हें दूसरा काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वेंग ने कहा, ओ रूल रूल रूल, सिर्फ उनके लिए रूल, और अगर वो कुछ गलती करे तो वो गलती नहीं है। सिचैन ने कहा, अब मैं क्या करूं? अगर वांग जी को वो हर्बल सूप नहीं पिलाया तो उसका बुखार कम नहीं होगा। वेंग ने कहा, आप बताइए मुझे रेसिपी, मैं बना दूंगा। ये सुनकर सिचैन ने कहा, थैंक यू वेंग। फिर सिचैन ने उसे वो सारा का सारा रेसिपी बता दिया। वेंग किचन में चला गया और वो काम करने लगा। वो हर्बल सूप बहुत जल्दी बना लेता है और बनाने के बाद वो रूम में आता है। जब वो रूम में आता है तब विंग की हाथ जल गई थी। जब सिचैन ने उससे पूछा तब विंग ने कहा, कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है, बस आग में थोड़ा जल गया। फिर विंग खुद से ही वांग जी को वो सूप पिला देता है। वांग जी वो सूप पी लेता है। सिचैन ने कहा, अब क्या होगा? विंग ने कहा, गगा आप जाकर सो जाइए, मैं यहाँ पर हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं वांग जी का पूरा ध्यान रखूँगा। सिचैन ने कहा, लेकिन विंग ने कहा, हाँ आप चाहिए, कल आपको शॉपिंग भी करना है और अगर आप रात तक जाके रहोगे तो आपकी तबीयत ख़राब भी हो सकती है, सामने ही आपकी शादी है। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है विंग। फिर वो चला गया। विंग वांग जी का ध्यान रखता है, उसकी पैरों पर मालिश करता है, उसके हाथ पर मालिश करता है, उसके बालों को सहलाता है, उसकी फॉरहेड रिबन को निकाल देता है और निकालने के बाद वो टेबल के ऊपर रखता है। वो वांग जी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहा था। जब वांग जी सो रहा था, धीरे धीरे करके वांग जी का बुखार कम होने लगता है। इधर जो वांग जी था वो 5 बजे नहीं उठ पाता है क्योंकि उसे बहुत तेज़ बुखार था। विंग उसके पैरों के पास अपने सिर को रखकर सो रहा था। सुबह के 8 बज चुके थे। वांग जी को अभी तक नींद नहीं टूटी थी और विंग का भी। उन दोनों को ये ना देखकर लान कोरैन ने कहा, वो लोग कसरत के टाइम भी नहीं आए थे। सुबह के 5 बजे वो लोग यहाँ पर नहा लाकर धोला कर नहीं आए थे, और तो और अभी 8 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पर भी वांग जी और विंग कहाँ हैं? सिचैन कुछ कहने जा रहा था तभी लान कोरैन खड़ा हो गया। लान कोरैन ने कहा, मैं देखता हूँ उसे। सिचैन ने कहा, नहीं मैं तो भूल ही गया, और मैं उसके पास जाकर उसे, ओ गॉड, लगता है विंग अभी भी वांग जी के रूम में ही है। इधर विंग को नींद टूट गई। जब उसने वांग जी को देखा तब उसने कहा, क्या इसका बुखार नहीं उतरा? वो उसकी फॉरहेड को चेक कर रहा था। अचानक वांग जी का नींद टूट गया और वो विंग को देखने लगा। वो विंग को देखकर शॉक था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इधर सूरज को देखकर वांग जी ने कहा, सुबह हो गई। वो उठकर बैठ गया। तभी लान कोरैन अंदर आ गया। लान कोरैन को देखकर वो दोनों ही घबरा गए। एक तो वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ के रखा था। ये देखकर लान कोरैन ने कहा, वांग जी ये सब क्या है? विंग अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, अंकल वो दरअसल। तभी अंकल ने कहा, विंग तुमसे मैंने बात नहीं किया है। विंग चुप हो गया। फिर कोरैन ने कहा, क्या हुआ है वांग जी? 5 बजे तुम उठे नहीं, डिनर में तुम आए नहीं, ब्रेकफास्ट में भी नहीं आए, हो क्या रहा है? और तुम्हारे रूम में ये ओमेगा क्या कर रहा है? और मैंने सुना है रात भर विंग अपने रूम में नहीं था। विंग लान कोरैन को देखने लगा। फिर इधर विंग घबराते हुए कहा, दरअसल राजकुमार लान की तबीयत ख़राब थी और फिर मैंने उन्हें देखा कि वो नीचे गिरा हुआ है तो मैं उनकी मदद करने के लिए आ गया। लान कोरैन ने कहा, किसने कहा था इतनी महान बनने के लिए? विंग घबरा गया। विंग उसे देख रहा था। लान कोरैन ने कहा, ठीक है वांग जी को बुखार था, वांग जी का तबीयत ख़राब था, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम 5 बजे क्यों नहीं उठे और ना ही ब्रेकफास्ट टेबल पर आए? और तुम इतनी रात को एक अल्फ़ा के रूम में क्यों रह रहे थे? तबीयत ख़राब थी तो मुझे क्यों नहीं बोला? सिचैन को क्यों नहीं बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विंग लान कोरैन को देखते हुए कहा, क्या मतलब है एक इंसान जो कि तकलीफ़ में है, मैं उसका हेल्प ना करूं? अब कहना क्या चाहते हो अंकल? क्या आप चाहते हो कि वांग जी को कुछ हो जाए? लान कोरैन ने कहा, वांग जी मेरा नेफ्यू है,
इसीलिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब कुछ मैं देख लूँगा। तुम्हें इसे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, समझे? वेंग ने कहा। क्या पनिशमेंट? लान कुरैन ने कहा हाँ पनिशमेंट, और आज दोपहर को ही मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, समझे? अभी जाओ यहाँ से। वेंग ने कहा। लेकिन आशिक ने कहा वेंग मेरे साथ चलो। वो वेंग को खींच कर लेकर चला गया। लान कुरैन ने वांग जी को देखते हुए कहा, वांग जी तुमसे ये उम्मीद नहीं था। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। शिचैन वांग जी को देखने लगा। वांग जी ने कहा लेकिन कगा। फिर शिचैन ने उसे कहा, बेचारा वेंग, उसने कितना अच्छा काम किया, देखो अंकल को, फिर भी वो उसे पनिशमेंट देने पर तुले हुए हैं। वांग जी ने कहा, आपका कहने का मतलब क्या है? शिचैन ने कहा, कल पूरी रात वेंग ने तुम्हारी सेवा किया है, पता है वांग जी, पूरी रात जग कर उसने तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हारे हाथों में पैरों में मालिश किया, तुम्हें ट्रीटमेंट दी, तुम्हारे लिए हर्बल सूप बनाया। पूरी रात वो जगा हुआ था। अगर वो यहाँ पर सही समय पर नहीं पहुँचता तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। वांग जी ने कहा, वेंग ने मेरा ध्यान रखा? शिचैन ने कहा, हाँ वांग जी, सच में वेंग बहुत काइंड और बहुत अच्छा है। अंकल खामखा उसे पनिशमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। वांग जी अब पता नहीं बेचारा वेंग का क्या होगा। ये बोलकर शिचैन चला गया वहाँ से। शिचैन की हर एक बातों को वांग जी सोच रहा था। वेंग ने उसका ध्यान रखा। धीरे धीरे करके वांग जी को सब कुछ याद आने लगा। उसे याद आया कि वेंग ने उसे हर्बल सूप पिलाया, वेंग ने उसे पानी पिलाया, वेंग उसके हाथ पैर की मालिश कर रहा था, उसे दवा खिलाया। हर कुछ वांग जी को याद आ रहा था। उसके बाद याद आया कि वेंग ने उसकी फॉरहेड रिबन को भी खोल दिया था। तभी उसने अपनी फॉरहेड पर हाथ दिया और फिर रिबन को। फिर उसने रिबन को देखते हुए कहा, वेंग तुमने इसे छू लिया? फिर उसने उस रिबन को देखा और फिर अपने आप को आईने में। सीन कट होता है। दोपहर के टाइम वेंग घुटना टेक कर अंकल कुरैन के सामने बैठा हुआ था। वेंग को देखकर कुरैन ने कहा, तुमने जो गलती किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि तुमने वांग जी की हेल्प किया था। वांग जी को बुखार था इसीलिए तुमने उनकी हेल्प किया, तुमने उसका ध्यान रखा, इसलिए मैं तुमसे शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो रूल्स तुमने ब्रेक किया है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। एक तो तुम रात में अपने रूम से बाहर आ गए, दूसरा तुम किसी अल्फ़ा के रूम में चले गए, तीसरा पूरी रात भर तुम वहीं पड़े थे, चौथा तुम 5 बजे सुबह उठकर नहीं आए, और पांचवा तुम उसके कमरे में उसी के पास उसी के बेड पर बैठे हुए थे। वेंग अंकल कुरैन को देखते हुए कहा, आप जो सोचना है सोच लीजिए, लेकिन मैंने जो काम किया वो अच्छा काम किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी रूल्स को ब्रेक किया है। किसी की ज़िंदगी बचाना ये कोई गुनाह नहीं है। कुरैन ने कहा, अगर ज़िंदगी बचाना ही थी तो हमें क्यों नहीं बुलाया? हाँ मानता हूँ कि हम सो रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम मर गए थे। वेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वेंग ने कहा, आप सिर्फ अपने रूल्स को दूसरे के ऊपर लगा देते हो, लेकिन अगर आपने कोई रूल्स को ब्रेक किया तो फिर वो कुछ नहीं है, वो तो आपने अच्छा किया है, लेकिन अगर हम करें तो वो बहुत बुरा है ना? वांग जी वहीं पर आ गया। लान कुरैन ने कहा, तुम ज़बान लड़ा रही हो मुझसे? ज़बान लड़ा रही हो? वेंग ने कहा, ज़बान नहीं लड़ा रहा हूँ, बस आपकी गलती को आपको दिखा रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। कुरैन ने कहा, मारो इसे 300 कोड़े मारो। उसके बाद झरने के पानी में। फिर वांग जी ने कहा, रुक जाओ। फिर सब लोग रुक गए। वेंग ने कहा, लानजाम। वांग जी वहाँ पर बैठ गया घुटना टेक कर। उसने कहा, अगर वेंग को पनिशमेंट मिलनी है तो मुझे भी मिलना चाहिए। ये सुनकर वेंग काफ़ी हैरान होकर वांग जी को देख रहा था। उसने वेंग के हाथ को पकड़ते हुए वेंग को उठा लिया। फिर वांग जी ने कहा, अंकल अगर किसी बीमार मरीज़ को हम संभालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई गलती कर रहे हैं। हाँ मानता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने 3000 रूल्स बना दिया है और उन रूल्स को हम अब तक के फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी बेगुनाह को आप पनिशमेंट दोगे। लान कुरैन ने देखकर हैरान था। उसने कहा, क्या तुम मेरे खिलाफ बोल रहे हो सिर्फ इस नासमझ ओमेगा की वजह से? वेंग ने कहा,
ना समझ? क्या आपने मुझे ना समझ कहा? ना समझ तो आप हो। लान कुरैन ने कहा, हे तुम चुप रहो, मैंने तुमसे बात नहीं किया। रही बात वांग जी तुम्हारी, तुमने आज पहली बार मुझसे ऊंची आवाज़ में बात किया। वांग जी ने कहा, मैं आपसे कभी भी ऐसे बात करूँगा सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन आपने जो किया ना वो गलत है अंकल। आप क्यों नहीं मानते हो कि विंग ने कोई गलती नहीं किया? क्योंकि विंग ने मेरी हेल्प किया है। जबकि विंग ने मेरी हेल्प किया है तो आपका कोई राइट नहीं है कि आप विंग को पनिशमेंट दो। इंसान होने के नाते विंग ने मेरी हेल्प किया, और अगर ये हमारा कबीला नहीं होता, हम किसी जंगल में गिरे हुए थे, तो फिर भी आप यही करते, विंग को पनिशमेंट देते। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, वांग जी, क्या इस ओमेगा की वजह से तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ, क्योंकि इसने मेरी हेल्प किया है और आप बेवजह इसे पनिशमेंट दे रहे हो। अंकल बस बहुत हो गया है। आप हमेशा अपने रूल्स का ढिंढोरा पीटते रहते हो, लेकिन आप तो कभी रूल्स को फॉलो करते ही नहीं हो। और अगर आप कोई रूल्स को ब्रेक करो तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम करें तो वो बहुत बड़ी गलती है। क्यों अंकल, ऐसा क्यों? सिचैन ने कहा, वांग जी ने कहा, बस काका, बस बहुत हो गया है, मुझे कुछ नहीं कहना है। विंग को पनिशमेंट नहीं मिलेगी और ना ही मुझे। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को खींचते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन पनिशमेंट देता है। ये देखकर लान कुरैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। विंग सीन कट होता है। इधर लान कुरैन वांग जी की बातों को याद करते हुए कहा, वांग जी ने कभी भी आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं किया, कभी भी उसने मेरे खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन सिर्फ विंग की वजह से उसने मेरे साथ ऐसे बात किया, इस तरीके से बर्ताव किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कहीं वो विंग से प्यार तो नहीं करता है। सीन कट होता है। विंग और वांग जी लोटस पॉन्ड के पास थे। विंग ने कहा, हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने आज मुंह खोला। वांग जी ने कहा, अंकल गलत कर रहे थे, इसीलिए मैंने बस उसे रोका। विंग ने कहा, तुमने सही किया, अगर तुम ऐसे बात नहीं करोगे ना तो कभी भी वो अपनी गलती को नहीं मानेंगे। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच विंग, मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं ज़िंदा नहीं होता। विंग ने कहा, कोई बात नहीं। विंग ब्लश कर रहा था। लोटस पॉन्ड को देखते हुए विंग ने कहा, ये लोटस पॉन्ड घूसू में? मैंने सुना है कि घूसू बहुत ठंडी जगह है और यहाँ पर लोटस नहीं खिलते हैं। फिर वांग जी ने कहा, ये मैजिकल पॉन्ड है, इसे मेरी मम्मी ने बनाया था। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हारी मॉम ने? वांग जी ने कहा, हाँ, मेरी मॉम ने, उनके पास आग की शक्ति थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। विंग ने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ, और पता है वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन फिर वांग जी ने कहा, लेकिन क्या? वांग जी ने कहा, लेकिन मेरे डैड और मेरी मॉम के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो दोनों अलग हो गए, वो लोग अलग अलग रहने लगे। फिर मेरे पापा पागलों की तरह बिहेव करने लगे और धीरे धीरे करके तबीयत ख़राब होने लगी। एक बार एक फ़ाइट के दौरान मैंने हमेशा के लिए अपने डैड को खो दिया। वो सदमा मेरी माँ सहन नहीं कर पाई और उन्होंने खुदकुशी कर लिया। ये सुनकर उसने कहा, क्या? कि तुम क्या बात कर रही हो? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, उन्होंने अपने आप की जान ले लिया। ये सुनकर विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वांग जी ने कहा, और तुम्हारे बारे में बताओ। विंग ने कहा, तुमने तो अपनी मॉम को आंखों से देखा भी है, लेकिन मैंने मेरी मॉम को कभी भी आंखों से नहीं देखा। मैं तरसता हूँ एक पल उन्हें देखने के लिए, लेकिन मेरे सपनों में भी वो नहीं आते। मैंने डैड को देखा है तड़पते हुए, लोगों की बातें सुनते हुए, तकलीफ़ झेलते हुए, और उन्होंने भी यही काम किया। वो भी बस लोगों की बातों को सहन नहीं कर पाया।
वांग जी ने कहा। शांत हो जाओ विंग। विंग ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया आज मेरा साइड लेने के लिए। इधर लान कोरैन उन दोनों को दूर से देख रहा था। वांग जी ने स्माइल किया। वांग जी को देखकर लान कोरैन ने कहा, ओह तो मेरा शक सही था, ये दोनों प्यार करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे किसी भी हाल में विंग और वांग जी को अलग करना ही पड़ेगा। ये विंग बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, इस पर कुछ तो बात है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इधर जो विंग था वो वांग जी को देखकर हंस रहा था और उन दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप का बॉन्डिंग बन चुका था, ये हमको समझ में आ जाता है। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, अब तुम चिंता मत करना, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच लानसान, मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरा साथ दोगे, क्योंकि तुम तो अपने रूल्स के पक्के हो ना। वांग जी हंसते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझे हंसना सिखाया और अपने इमोशन को फील करना सिखाया, और तो और तुमने मेरी मदद किया, मेरी जान बचाई, तुम्हारा शुक्रिया। विंग ने कहा, लान वांग जी मुझे शुक्रिया कह रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी ने हंसते हुए कहा, क्यों, मैं नहीं कह सकता क्या। विंग ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर वो दोनों हंस रहे थे। लान कोरैन बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से। इधर सिचैन की शादी की जो शॉपिंग था वो सब कुछ वो लोग कर रहे थे। सिचैन बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली आज इनके साथ उसकी शादी होने वाला है और इस शादी में वो बहुत कुछ करने वाला है। इधर जियांग फेंगमियान का खत आ चुका था। जियांग फेंगमियान ने कहा, आचिंग तुम्हें वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हमने तय कर लिया है उन दोनों की शादी हम इसी महीने में दे देंगे। आचिंग ने कहा, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि थोड़ा लेट करेंगे, हम पढ़ाई कंप्लीट कर ले उसके बाद। फिर जियांग फेंगमियान ने एक और ख़त भेजा, नहीं, मैं चाहता हूँ कि शादी हो जाए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। ये सुनकर आचिंग ने कहा, ठीक है, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। सीन कट होता है। इधर जो लान कोरैन था वो विंग के बारे में जानने के लिए एक तितली को बुलाता है, और तितली को बुलाने के बाद उसने तितली से कहा, जाओ विंग के रूम में जाओ और विंग के सिर के ऊपर बैठ जाओ, मैं विंग की सब कुछ जानना चाहता हूँ, विंग की भविष्य, वर्तमान, सब कुछ, उसका पास्ट, हर कुछ। फिर ये सुनकर वो तितली उड़ गई वहाँ से। तब रात के 11:15 बज रहे थे। लान कोरैन मोमबत्ती जलाकर उनके बीच में बैठा हुआ था। फिर लान कोरैन ने कहा, जो मैंने वी चांगसे के पास सीखा है मैं आज वही आजमाने वाला हूँ। फिर वो वही मंत्र आजमाने लगता है। वो काली शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसने कहा, पहली बार मैं किसी काली शक्ति को इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लीज़ पूर्वजों मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सिर्फ ये वांग जी की भलाई के लिए कर रहा हूँ। वांग जी और बाकी सब लोग, पूरे कबीले वाले सो रहे थे। एक सुमसाम और एक सन्नाटा मची हुई थी, जहाँ पर तितली अकेला ही उड़कर जा रहा था। उसके पीछे पीछे काली धुआं आ रहा था। बहुत डरावना सीन था, लेकिन फिर भी वो तितली विंग के रूम तक पहुँच ही गया। जब वो खिड़की से विंग के रूम के अंदर आया तब विंग अपनी बेड पर आराम से सो रहा था। विंग इतना आराम से सो रहा था जैसे कि उसे कोई किसी का फिक्र ही नहीं है। वो तितली विंग की फोrehead के ऊपर आकर बैठ गया और वो काली धुआं आते हुए तितली के अंदर घुस गया, और वो तितली जो कि गोल्डन कलर का था वो धीरे धीरे करके ब्लैक कलर में बदल गया। फिर इधर लान कोरैन जो कि था वो विंग के बारे में जानने लगता है। वो विंग के बारे में सब कुछ जान जाता है कि विंग क्या है, कौन है, वो सब कुछ। जब वो विंग के बारे में जानता है तब वो हैरान हो गया। उसने कहा, मुझे पता था, मुझे पहले से शक हो रहा था कि विंग कुछ तो गड़बड़ है इस विंग के अंदर, इसके पास काली शक्ति है, वी चांगसे का बेटा है ये। मुझे लगा था कि काली शक्ति हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, लेकिन नहीं। क्या वो बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे वांग जी को फंसाने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी करके विंग को इस कबीले से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन वो जियांग फेंगमियान तक कैसे पहुँचा? मैं तो भूल ही गया। वही चांगसे जियांग फेंगमियान का बेस्ट फ्रेंड था, उसकी वजह से ही तो। फिर सीन कट होता है। इधर जो विंग था वो आराम से सो रहा था और वो तितली वहाँ से गायब हो गया। सीन कट होता है। सुबह सुबह लान कोरैन विंग को बहुत गुस्से में घूर रहा था। विंग जो भी कुछ कर रहा था लान कोरैन उसे डांट रहा था। फिर विंग एक बार अपने हाथ और पैरों को इधर उधर फैलाता है। इसे देखकर लान कोरैन ने कहा, क्लास में हाथ पैर फैलाना मना है।
वेइंग का अंकल कुरान को देखते हुए कहा, लेकिन ये रूल तो नहीं है ना। लान कुरान ने कहा, हाँ है ये रूल। वांग जी अपने अंकल को देख रहा था। उसने वेइंग से कहा, बाहर निकल जाओ यहाँ से। वेइंग ने कहा, क्या बाहर निकल जाओ? लान कुरान ने कहा, हाँ। वेइंग ने कहा, हाँ हाँ जा रहा हूँ, वैसे भी मुझे आपकी क्लास में रहने का कोई शौक़ भी नहीं है। ये बोलकर वो बाहर निकल गया। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वांग जी को पता है कि ये रूल कहीं भी नहीं है। फिर लान कुरान पढ़ाना स्टार्ट करता है। उसने वेइंग को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वेइंग वांग जी के पास ही बैठा हुआ था। इधर वांग जी लान कुरान को देखते हुए कहा, लेकिन ये रूल तो हमारे किताब में नहीं है अंकल। ये सुनकर लान कुरान ने कहा, वांग जी तुम सवाल कर रहे हो मुझसे? वांग जी ने कहा, हाँ अंकल, आपने वेइंग को पनिशमेंट दिया तो मुझे जानने का हक है कि आपने किस रूल के खिलाफ जाकर उसे पनिशमेंट दिया। बताइए उसने कौन सा रूल ब्रेक किया? यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं है कि हम हाथ पैर फैला नहीं सकते हैं। वेइंग को तकलीफ़ हो रही है एक जगह बैठे रहते हुए, इसीलिए वेइंग ऐसा किया। ये सुनकर लान कुरान ने कहा, वेइंग ने वांग जी को बस में कर लिया है। नहीं, मुझे कुछ भी करके उन दोनों को अलग करना ही पड़ेगा। सीन कट होता है। इधर जो हमारा जिन रिजवान था वो प्रैक्टिस कर रहा था लकड़ी की तलवार लेकर, और इधर यान ली जंगल में घूम रही थी बैम्बू फॉरेस्ट में। तब उसने कसरत करते हुए जिन रिजवान की आवाज़ सुनी, तब वह वहाँ पर छुपकर देखने लगी। तभी अचानक कुछ मधुमक्खियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ये देखकर यान ली पूरी तरीके से घबरा गया, और जो हमारा जिन रिजवान था वो इधर उधर भाग रहा था। तभी अचानक एक मधुमक्खी आकर जिन रिजवान के पिछवाड़े पर डंक मार देता है, जिससे जिन रिजवान बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वो यान ली को देख लेता है। वो यान ली को देखते हुए कहा, मुझे बचा लो यान ली। उसके बाद वो यान ली के पास आ गया। फिर यान ली ने कहा, क्या? फिर जिन रिजवान ने कहा, मुझे बचा लो, वो मधुमक्खियाँ मुझे मार डालेंगी। मैंने गलती से मेरे लकड़ी का तलवार उनकी छत पे घुसा दिया। ये सुनकर यान ली ने कहा, लेकिन मधुमक्खियाँ वहाँ पर आने लगी। यान ली के पास एक पावर था जिसकी मदद से वो किसी भी चीज़ को अपनी बस में कर सकता है। इसीलिए वो मधुमक्खियों को अपनी बस में कर लेता है और फिर उनसे कहता है, चले जाओ यहाँ से, उसने गलती किया, उसे माफ़ कर दो। फिर मधुमक्खियाँ चली गई वहाँ से। ये देखकर जिन रिजवान ने कहा, थैंक यू सो मच यान ली, अगर तुम नहीं होते तो। यान ली ने कहा, आप मेरे हस्बैंड हो और मैं आपकी मदद ना करूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? यान ली की बात सुनकर जिन रिजवान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने यान ली के साथ कितना रूडली बिहेव किया है, लेकिन यान ली ने आज उसकी जान बचाई। अगर इतनी सारी मधुमक्खी जिन रिजवान को काट लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर इधर जिन रिजवान था वो यान ली को ही देख रहा था। सीन कट होता है। इधर हम जियांग चंग को देखते हैं। जियांग चंग ने सिचैन से कहा, मुझे वेइंग के लिए फ़िक्र हो रहा है क्योंकि कुछ दिन बाद मैं फिर से लोटस फेयर लौट जाऊंगा, लेकिन वेइंग का क्या होगा? ये सुनकर आचिंग ने कहा, सिचैन ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पर, चिंता मत करो, मैं वेइंग का ध्यान रखूँगा। आचिंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम वेइंग का ध्यान रखोगे, लेकिन वेइंग बहुत ज़िद्दी है और बहुत गुस्से वाला। अगर लान कुरान के साथ कुछ हो गया ना तो मारपीट न कर दे। सिचैन ने कहा, नहीं, वेइंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। एक बात बताओ, वेइंग इतना गुस्से वाला क्यों है? आचिंग ने कहा, बचपन से उसने अपनी मॉम को कभी नहीं पाया, डैड को भी खो दिया, उसके बाद वो बहुत अकेला रहने लगा। वो बचपन से ही गुस्से वाला था, और अगर उसे कुछ किया ना तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये सुनकर सिचैन ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। सीन कट होता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो कि एक धुन बजा रहा था। वो वेइंग के बारे में सोच रहा था, जब वेइंग उसका ध्यान रखा था, उसके बाद वगैरह वगैरह सब कुछ। इधर लान कुरान वांग जी के पास आ गया। उसके बाद उसने कहा, तुम वेइंग को लेकर बहुत इतरा रहे थे ना कि वेइंग ये है वो है, आज मैं तुम्हें वेइंग की असलियत दिखाऊंगा। वांग जी ने कहा, वेइंग की असलियत? फिर लान कुरान ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ चलो। वो वांग जी को पकड़कर लेकर चला गया जहाँ पर वेइंग एक अल्फ़ा के साथ हंस कर बात कर रहा था, और वो अल्फ़ा उसे कुछ खिला रहा था। वो वहाँ का एक स्टूडेंट था जो कि लान कुरान के कहने से ही वो वेइंग के साथ दोस्ती करने के लिए गया था। वेइंग इससे अनजान था। वांग जी दूर से ही देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। लान कुरान ने उसे कहा, देखा, तुम वेइंग के लिए सोच रहे थे ना, लेकिन वेइंग देखो, वो हर एक अल्फ़ा के लिए वैसा ही है।
जैसे वो तुम्हारे लिए हैं। तुम मुझसे प्यार मत करो वांग जी। पर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो जलन से मर जा रहा था। वो अल्फा कहते कहते बार बार विंग के ऊपर अपने हाथ को फिरा रहा था, उसके सिर के ऊपर हाथ दे रहा था, उसके हाथ को टच कर रहा था, उसे खाना खुद अपने हाथों से खिला रहा था। वो विंग के लिए फल लेकर आया था, मूंगफली लेकर आया था, क्योंकि वो विंग को अपने हाथों से खिला भी रहा था। लेकिन विंग उसे अपना एक दोस्त समझकर बस उससे बातें कर रहा था। और तो और जेलस तो कोई और हो रहा था, वो था वांग जी। वांग जी बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रहा था। वो जल्दी से वहाँ पर चला गया और उसने उस अल्फ़ा के हाथ को पकड़ लिया, जो कि विंग को मूंगफली खिलाने जा रहा था। ये देखकर लान कुरैन ने कहा, ये क्या हो गया? मैं तो सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए आया था और ये तो वापस चला गया। फिर वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने विंग को टच किया और तुमने विंग को मूंगफली खिलाया? फिर उसने उसके गले को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लान जान तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, अगर तुम विंग के ऊपर आँख उठाकर भी देखोगे ना तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, समझी? विंग सिर्फ मेरा है। ये सुनकर विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। विंग सिर्फ मेरा है? वांग जी उसे मार रहा था। विंग ने रोकते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो लान जान, छोड़ दो उसे। फिर उस बच्चे ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे लान गुरु ने कहा था विंग से दोस्ती करने के लिए। ये सुनकर वांग जी ने लान कुरैन को देखा और लान कुरैन चला गया वहाँ से। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने विंग को देखा। सीन कट होता है। विंग ने कहा, बताओ मुझे लान जान, मैं तब से पूछ रहा हूँ। लो, आज तुम चुप ही हो गए। लान जान बताओ। वांग जी ने कहा, क्या बताऊँ? विंग ने कहा, जो मैं पूछ रहा हूँ विंग मेरा है का मतलब क्या है तुम्हारा? वांग जी बिल्कुल चुप रहता है। विंग ने कहा, 1000 बार पूछ चुका हूँ। लो, तुम फिर से चुप हो गए। वांग जी बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा उसे तुमने कि विंग सिर्फ मेरा है? बताओ वांग जी। वांग जी ने कहा, वो विंग ने कहा, बताओ ना। ठीक है, तुम नहीं बोलोगे ना? ओके, कोई बात नहीं, मैं इस कबीले से निकल जाऊंगा। वांग जी ने कहा, हाँ बताया मैंने, सही बताया। विंग ने कहा, सही बताया? वांग जी ने विंग की हाथों को पकड़ते हुए कहा, बैठो यहाँ पर। विंग बैठ गया। वांग जी ने कहा, तुम मेरे हो? मैंने गलत बताया क्या? विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, तुम इतने दिन तक मेरे साथ रहकर कुछ समझे नहीं? विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, मुझे बताएं कि तुम सिर्फ मुझे एक दोस्त समझते हो, लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। मैं तुम्हें दोस्त नहीं, कुछ और ही समझता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। प्लीज़ मेरे लव को एक्सेप्ट कर लो। विंग ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, मेरे लिए तुम बहुत कीमती हो, बहुत कीमती। और पता है, अंकल ने मुझे उसके पास लेकर गया और उस अल्फ़ा को अंकल ने ही कहा था तुम्हारे साथ रहने के लिए। वो हम दोनों के बीच फिर से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, जैसा कि उसने मेरी मॉम डैड के साथ किया था। ये सुनकर उसने कहा, क्या क्या मतलब है? फिर वांग जी ने कहा, अब नहीं, कुछ नहीं विंग। विंग ने कहा, क्या ये सच है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी ने कहा, हाँ, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ विंग, कुछ भी, तुम जो बोलोगे। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, कुछ नहीं करना पड़ेगा लानसॉन, मैं भी तुमसे मन ही मन प्यार कर बैठा था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इतना फ़िक्र कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि मेरा लानसॉन भी मुझसे प्यार करता है। ये बोलकर उसने उससे हक कर लिया। वांग जी ने कहा, मुझे पता था विंग कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उसने विंग को टाइटली हक कर लिया और फिर उन दोनों के बीच एक किस होता है, जहाँ पर वांग जी विंग को किस कर लेता है। वो उसके लिप्स को सक करने लगता है और विंग ने भी उसे किस बैक किया और फिर उसने भी उसके लिप्स को सक किया। बट ये चीज़ एक इंसान ने देख लिया, वो था लान कुरैन। और लान कुरैन ने उन दोनों को ऐसे देख कर ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसे कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? ये विंग मेरे नेफे को फंसा रहा है। नहीं, विंग से वांग जी को दूर करना ही पड़ेगा, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इधर लान कुरैन चला गया। सीन कट होता है। हम बहन रोहान को देखते हैं। बहन रोहान ने कहा, क्या
सही देखा और तुम सच कह रही हो। वहाँ पर लान कुरैन था। लान कुरैन ने कहा हाँ, वो वी चांगसे का बेटा है और वो वी चांगसे मरने के बाद हमें जीने नहीं देगा। अपने बेटे को यहाँ पर भेजा है ज़रूर बदला लेने के लिए। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? लान कुरैन ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। वैन रोहान, कुछ भी करके वहीन को मेरे नेफ्यू की ज़िंदगी से तुम बाहर लेकर जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, देखो तुमने जो वी चांगसे के साथ किया था ना, सब कुछ पता है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने इसे राज रखा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और अब मुझे तुमसे मदद चाहिए। तुम प्लीज़ वहीन को उसकी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो। अगर तुमने ऐसा किया ना, मैं सच कह रहा हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। अगर तुम बोलोगे कि तुम्हारा ओमेगा सन वेन जू के साथ वांग जी की शादी करवाना, तो मैं वही करूँगा। लेकिन प्लीज़ तुम विंग को उसकी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो। वैन रोहान ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब विंग को बड़ी चढ़ाकर मैं अमर बन जाऊँगा। ये सुनकर लान कुरैन काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि विंग के पास डेमोनिक पावर है और अगर शैतान को वैन रोहान ने डेमोनिक पावर वाला इंसान की बलि चढ़ा दिया तो फिर शायद वो अमर बन सकता है। लान कुरैन चला गया वहाँ से और वैन रोहान विंग के बारे में एक योजना बना रहा था। इधर जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। वांग जी बैम्बू फॉरेस्ट में तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। वो पीछे से आकर वांग जी को धप्पा कर देता है। तभी वांग जी तलवार को लेकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। जब उसने देखा कि ये विंग है, वो पीछे मुड़ जाता है। उसने कहा, तुम? विंग ने कहा, हाँ मैं, तुम तो मुझे मारने आ रहे थे वांग जी। वांग जी ने कहा, विंग तुम अचानक से सामने आ गए, मैं घबरा गया था, मुझे लगा शायद। विंग ने कहा, कोई दुश्मन है ना? वांग जी ने कहा, नहीं विंग। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ, मेरा विंग तो मेरा जान है ना। ये बोलकर उसने विंग की कमर को पकड़ लिया। विंग ने कहा, ओ लानजाम, तुम कितने फ्लर्टी बन चुके हो, तुम्हें पता है तुम आजकल मुझसे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हो। वांग जी ने कहा, तुमने अपनी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली? विंग ने कहा, देखो आप यहाँ पर रोमांटिक बातें कर रहे हैं। उसने वांग जी को पकड़ते हुए कहा, तुम यहाँ पर पढ़ाई की बात नहीं ला सकते हो। वांग जी ने कहा, विंग पढ़ाई ज़रूरी है, तुम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो, भूलो मत विंग। विंग ने कहा, हाँ लेकिन अभी तो फ़िलहाल पढ़ाई की बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम दोनों साथ हैं। तो मुझे लगता है कि हम दोनों को बस रोमांटिक बातें करना चाहिए, ना कि पढ़ाई की, समझे? ये बोलकर उसने नोच को खींच लिया। वांग जी ने कहा, दर्द हो रहा है विंग? विंग ने कहा, पता है। ये बोलकर विंग उसे देखकर हंसने लगा। वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा, विंग तुम प्रॉमिस करो कि मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। विंग ने कहा, ओ लानजान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? वांग जी ने कहा, कभी कभी डर लगता है कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो फिर क्या होगा। विंग ने कहा, लानजान, हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। वांग जी ने स्माइल करते हुए विंग को टाइटली हग कर लिया और विंग ने भी। इधर लान कुरैन उन दोनों को छुप कर देखते हुए कहा, अलग तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, ये प्रॉमिस तुम नहीं रख सकते हो वांग जी। अब देखो मैं विंग को किस टाइप से सबके सामने जलील करता हूँ, और तो और मैं ये भी समझा दूँगा कि विंग के पास डेमोनिक पावर है, तो तुम खुद से ही विंग से नफ़रत करोगे, मुझे पता है। सीन कट होता है। इधर लान कुरैन बीमार होने का नाटक करता है और फिर वो विंग के पास जाता है, जहाँ पर विंग उसे ही देखते हुए कहा, लेकिन अंकल कुरैन, आपके पास तो हेम शक्ति है, आप इतने बीमार कैसे हो सकते हो? लान कुरैन ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे पास दैविक शक्ति है, जो शक्ति सिर्फ तुम जानते हो। विंग ने कहा, शक्ति? कौन सी शक्ति? फिर लान कुरैन ने कहा, विंग तुम्हारे पास ब्लैक मैजिक है। विंग ने कहा, ब्लैक मैजिक मेरे पास नहीं तो? फिर लान कुरैन ने कहा, है विंग है, तुम्हें पता नहीं है, तुम उसका इस्तेमाल कर कर मेरी बीमारी को दूर कर सकते हो, प्लीज़ विंग में मदद कर दो। विंग ने कहा, लेकिन
फिर लान कुरैन ने कहा, प्लीज़ विंग, मैं किसी से नहीं कहूँगा कि तुम्हारे पास ब्लैक मैजिक है। विंग ने कहा, लेकिन मेरे पास ब्लैक मैजिक नहीं है। लान कुरैन ने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर लान कुरैन उसे बाहर लेकर आता है और आने के बाद उसे कहता है, विभूषण मुझे ठीक कर दो, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। फिर विभूषण ने कहा, लेकिन मैं कैसे। फिर लान कुरैन ने कहा, प्लीज़ विभूषण, ये बोलकर तलवार को बाहर निकाल लिया। फिर उसने कहा, अगर तुम ठीक नहीं करोगे तो मुझसे फ़ाइट करो। विंग ने कहा, क्या फ़ाइट आपसे? नहीं अंकल। सब लोग वहाँ पर आ गए। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आया तो वांग जी वहाँ पर आ गया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है? कुरैन विंग के ऊपर हमला कर देता है। वांग जी ने कहा, अंकल। विंग तलवार को बाहर निकालते हुए कहा, अंकल ये आप क्या कर रही हो? फिर इधर लान कुरैन ने अपने माइंड में कहा, मैं जितना विंग को गुस्सा दिलाऊंगा विंग का गुस्सा उतना भड़केगा और विंग मुझसे फ़ाइट करने के लिए आएगा। इधर हम विंग को देखते हैं। लान कुरैन ने कहा, मुझे पता है विंग, तुम कभी भी फ़ाइट नहीं कर सकते हो, तुम हार जाओगे विंग, हार मान लो, तुम एक नालायक इंसान हो, तुम कमज़ोर हो। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग ने कहा, तुम्हारा फादर भी कमज़ोर थे और तुम्हारी मॉम भी, इसीलिए तो वो दोनों खुदकुशी कर ली, क्योंकि उन्हें पता था कि वो लोग लड़ नहीं सकते हैं। विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और विंग गुस्से में आग बबूला हो रहा था। विंग के ऊपर से ब्लैक धुआं निकल रहा था। विंग की आंखें लाल हो गई थी। उसने बहुत ज़ोर से लान कुरैन के ऊपर हमला किया और लान कुरैन जाकर दूर गिरा। ये देखकर काफ़ी लोग हैरान थे। उसने कहा, ये तो। फिर लान कुरैन ने कहा, देखा? लान कुरैन के मुंह से खून निकल गया। तो चैन ने कहा, अंकल आप ठीक तो हो ना? वांग जी भी अंकल के पास आ गया। विंग बहुत गुस्से में था। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर के बारे में ऐसा बोलने की? फिर लान कुरैन ने कहा, देखा विंग को देखा, विंग के पास डेमोनिक पावर है। ये सुनकर सब लोग विंग को देखने लगते हैं। विंग शांत हो गया। विंग ने कहा, क्या मेरे पास डेमोनिक पावर है? वांग जी ने कहा, डेमोनिक पावर? लान कुरैन ने वांग जी से कहा, वांग जी, विंग हमें मारने के लिए आया है। पता है, उसकी फादर के साथ हमारी बहुत साल पहले एक फ़ाइट हुआ था जहाँ पर उसका फादर हार चुके थे, अब वो मर गया था, इसीलिए विंग हमसे बदला लेने के लिए आया है। विंग का नाम विभूषण है और विंग का फादर का नाम वी चांग से है। और पता है, वो हमसे बदला लेने के लिए आया है। वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। विंग ने कहा, यह झूठ है, मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, सच कह रहा हूँ। वांग जी, लान जान, मेरी बात का यकीन मानो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिजैन ने कहा, ये कैसे हो सकता है? लान कुरैन ने कहा, हाँ देखा ना, उसने मुझसे कैसे बार किया, उसके पास डेमोनिक पावर है। फिर इधर जो लान कुरैन था उसने संदेश भेजा जियांग फेंगम्यान को यहाँ पर आने के लिए तितली के थ्रू। और इधर जो विंग था उन्होंने उसे बांध दिया। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हमसे बदला लेने के लिए, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। इधर वांग जी हाँ करके विंग को ही देख रहा था। विंग ने कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो वांग जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई बदला लेने की योजना नहीं बनाया है और ना ही यहाँ पर बदला लेने के लिए आया। मेरी बातों का यकीन मानो वांग जी, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तो अभी पता चला कि मेरे पास डेमोनिक पावर है, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास डेमोनिक पावर है। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था। फिर इधर लान कुरैन ने कहा, विंग को मार देना चाहिए, है ना? वहाँ पर जियांग फेंगम्यान पहुँच गया। जियांग फेंगम्यान ने कहा, क्या हुआ है? फिर विंग ने कहा, अंकल। लान कुरैन ने सब कुछ बताया। जियांग फेंगम्यान को यकीन नहीं हो रहा था। जियांग फेंगम्यान ने माफ़ी मांगा, विंग को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन लान कुरैन ने कहा, नहीं, उसे मरना होगा। तभी वांग जी ने कहा, बस बहुत हो गया। वांग जी बहुत गुस्से में था। वो विंग के पास आ गया, उसकी रस्सी को खोलते हुए कहा, विंग को कोई बांध नहीं सकता है, मुझे विंग के ऊपर पूरा भरोसा है, विंग ऐसा कभी नहीं कर सकता है। उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग मुझसे प्यार करता है, मुझे पता है कि विंग मुझसे कितना प्यार करता है और आप झूठ कह रहे हो। फिर लान कुरैन ने कहा, जो तुम्हारी आंखों के सामने हुआ क्या वो झूठ था? वांग जी ने कहा, हो सकता है कि विंग के पास डेमोनिक पावर था, लेकिन विंग ने कभी भी किसी को
चोट नहीं पहुंचाया। अगर विंग को बदला लेना था तो उस रात विंग ने मुझे क्यों नहीं मारा जिस रात मैं बीमार था? तब तो मैं कमज़ोर था ना, बताओ मुझे। लान कोरैन चुप हो गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अगर आपको विंग से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं विंग को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं विंग से प्यार करता हूँ। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से विंग। फिर वांग जी विंग को लेकर चला गया वहाँ से। वो लोग दूर जाकर एक गांव में बस रहे थे। विंग और वांग जी शादी करने वाले थे। वो लोग मंदिर में शादी भी कर लेते हैं। वांग जी विंग से प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा, हमेशा तुम्हारे साइड रहूँगा। मुझे यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं किसी की बातों पर नहीं आऊँगा। वांग जी अपने प्रोटेक्टिव हस्बैंड को देखकर बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो चुका था। वांग जी और विंग दोनों ही अपने छोटे से घर में आ गए। वांग जी ने कहा, मुझे अब बस छोटे छोटे 6 बच्चे चाहिए। ये सुनकर विंग ने कहा, 6 बच्चे? वांग जी ने कहा, हाँ 6 बच्चे। मुझे यकीन है कि तुम मुझे 6 बच्चे दे सकते हो, है ना विंग? विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? वांग जी ने कहा, क्यों विंग, तुम मुझे नहीं दोगे? विंग बहुत ज़्यादा शर्म साई फील कर रहा था। वो लोग वेडिंग रूम में थे। वेडिंग रूम को वांग जी ने खुद अपने हाथों से डेकोरेट किया था, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड प्यारा था। उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग आई लव यू, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊँगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। विंग ने कहा, मुझे पता है लानसान कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वांग जी विंग को लेकर बेड पर लेट गया। चांद की रोशनी विंग की फेस पर लग रही थी। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारा लग रहा था। विंग को देखते हुए वांग जी ने कहा, विंग आज कोई बात नहीं, आज बस हम दोनों की टाइम है। मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ये बोलकर उसने उसके फेस को सहलाया, उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस किया। विंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था अपने हस्बैंड से। वो जो कुछ भी मांग रहा था शायद वो हस्बैंड उसको फुलफ़िल करने वाले हैं। वांग जी ने विंग के लिप्स को अपने लिप्स से जोड़ लिया और उसके लिप्स को सक करने लगा। वो धीरे से उसके लिप्स पर बाइट करता है और अपने टंग को उसके माउथ के अंदर इंसर्ट कर देता है। वो उसकी सलाइवा को फील कर पा रहा था। विंग और वांग जी के सलाइवा आपस में मिक्सड हो रहे थे, क्योंकि वो दोनों एक फ्रेंच किस कर रहे थे। वो एक हंगरी किस था, जो कि वांग जी विंग के लिप्स को बाइट करते हुए कह रहा था। वांग जी ने विंग से प्रॉमिस किया कि वो हमेशा विंग का ध्यान रखेगा। पर प्रॉमिस करते करते विंग का जो वेडिंग कोट था उसे निकाल दिया। उसके बाद उसके अंदर के जो रोप्स थे उसे निकालने लगा। वो एक एक करके विंग के सारे रोप्स को निकाल देता है और उसके स्किन को स्लाइड करते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाता है। उसकी जो स्किन था उससे वो टच करता है। वो उसका जो निप्पल था अपने फिंगर में पकड़ के उसे पिंच कर रहा था और उसे किस कर रहा था। वो उसकी नोज़ पर, उसकी आईब्रोज़ पर, उसकी आँखों पर, उसकी फॉरहेड पर, उसके नेक, उसका चिन, उसकी जॉ लाइन, हर जगह पर एक छोटे छोटे किसेस करता रहता है। उसके बाद वो उसके नेक के पास आता है और उसके नेक पर अपने नोज़ को रब करता है। उसके ओमेगा फेरोमोन्स को वो इनहेल करता है, जिसे वो काफ़ी टाइम तक मिस कर रहा था। विंग ने अपने ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ भी किया था ताकि वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे और बेटर फील हो, और ऐसा ही कुछ हो रहा था। वांग जी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर पा रहा था और वांग जी ने अपनी अल्फ़ा फेरोमोन्स को भी रिलीज़ किया था, ये समझाने के लिए कि वो विंग के साथ है और हमेशा साथ ही रहेंगे। उसके बाद वो उसकी नेक पर लिक करने लगा, सक करने लगा, बाइट करने लगा, जो कि विंग को काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। वांग जी ये करते करते अपनी लोअर बॉडी पार्ट के साथ विंग की लोअर बॉडी पार्ट को रब कर रहा था, जहाँ पर विंग की बॉडी पर गूज़बम्प्स सी आ रही थी। उसकी बॉडी धीरे धीरे करके रिएक्ट कर रहा था। वो हार्ड हो जा रहा था और तो और वो उसकी बॉडी गर्म होने लग रही थी। इधर जो वांग जी था उसने अपने रोप्स को निकालना स्टार्ट किया। विंग ने जब उसकी एब्स को देखा और अपने स्ट्रॉन्ग हस्बैंड को देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। सच में वांग जी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो प्राउड फील कर रहा था अपने हस्बैंड के ऊपर। फिर वांग जी विंग के लोअर रोप्स को भी निकाल देता है। वो उसके नेवल के साथ खेलता है और उसके ब्रेस्ट को बार बार दोनों हाथों से स्क्वीज करता है। वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर लव बाइट छोड़ता है।
वो उसके थाइस को लेकर खेलता है, उसके थाइस को रब करता है, लिक करता है, सक करता है, बाइट करता है। वो उसकी लोअर बॉडी पार्ट के ऊपर अपनी टंग फिराता है और टंग से लिक करता है बहुत टाइम तक। उसके बाद वो अपने लोअर रोब्स को निकाल देता है और फिर विंग को देखने लगता है। विंग उसके बिग एंड हार्ड लोअर बॉडी पार्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। वांग जी उसकी दोनों पैरों को पकड़कर अपनी कंधों के ऊपर कर लेता है। उसने विंग से आंख मारते हुए कहा, तुम चिंता मत करो विंग, मैं बहुत जेंटल रहूँगा। विंग को समझ में आ गया कि ये जो लान वांग जी है, वो हार नहीं मानेगा और शायद विंग की हालत ख़राब होने वाली है। उसने आंखें बंद कर लिया क्योंकि ये तो होना ही था, क्योंकि वो अब हस्बैंड वाइफ है। फिर वांग जी ने अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करना स्टार्ट किया, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा ही पेन फील कर रहा था। विंग की आंखों से आंसू आ गए थे। वांग जी उसकी आंसुओं को चूमते हुए कहा, विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, बट ये तो नॉर्मल है ना। विंग ने कहा, मैं इसे सहन कर सकता हूँ लानजान। उसने वांग जी को हग कर लिया। वांग जी जेंटली मूव होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है। विंग धीरे धीरे करके लूज़ हो रहा था और उसका जो रोना धोना था वो बंद हो रहा था और वो मौन करना स्टार्ट करता है, क्योंकि विंग को प्लेजर फील हो रहे थे। वांग जी को भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। वांग जी अपनी अल्फ़ा तीत को बाहर निकाला और विंग को मार्क कर दिया, जहाँ पर विंग ने भी अपनी ओमेगा मार्क वांग जी को दे दिया। वांग जी अब रफ जाने लगा और रफली विंग के साथ इंटीमेट होने लगा। उन दोनों की इंटीमेसी साउंड पूरे रूम में गूंज रही थी। उन दोनों की फेरोमोन्स आपस में मिक्सड हो रहे थे। उन दोनों की बॉडी आपस में रबिंग हो रहा था। उन दोनों का बेड जो कि था वो काँप रहा था। वो दोनों ही पसीने से भीग रहे थे। वांग जी को बस एक टक देखे जा रहा था और वांग जी विंग को। वो दोनों आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। वांग जी को विंग ने कस के हग करते हुए कहा, लानजान प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। वांग जी ने कहा, कभी नहीं। वांग जी अलग अलग पोजीशन में विंग के साथ अलग अलग तरीके से ट्राई करता है और वो लोग लगभग पूरी रात ही इंटीमेट होते रहते हैं और जाकर शांत होते हैं। सीन कट होता है। विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था और हैप्पी वांग जी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था। बट लान कोरियन को विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग की वजह से ही उसका नेफ्यू उससे दूर हो गया है। उसने सारे कबीले वाले को भड़का दिया कि विंग की काली शक्ति की वजह से उसने वांग जी को बस में कर लिया और अब वो वांग जी की आत्मिक ऊर्जा को सोच लेगा और सोखने के बाद वो वांग जी को मार डालेगा। ये सुनकर सब लोग वांग जी के लिए वरिड हो चुके थे और वांग जी को बचाने के लिए कुछ करने के बारे में सोच रहे थे। वैन रोहान ने कहा क्यों ना हम विभूषण के ऊपर हमला कर दिया और विभूषण को मार डाले और वांग जी को उसकी जादू से आज़ाद कर दें, ताकि वांग जी अपने होश में आ जाए। मुझे पता है कि वांग जी अपने होश में नहीं है, नहीं तो वांग जी कभी भी अपने रूल को ब्रेक नहीं करता। शैतान से दोस्ती करना मना है। ये आप सबको पता ही है ना कि ये लान कबीले का एक रूल है। ये सुनकर सब लोग वांग जी के लिए सोच रहे थे और युद्ध की तैयारी कर रहे थे। इधर बेखबर विंग और वांग जी अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे थे। विंग और वांग जी बाजार में जाता है और एक दूसरे से बातें करते हैं, हाथ पकड़ के घूमते हैं, मेले में घूमते हैं। वांग जी काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। विंग के लिए वो खुद को बदल रहा था और बिल्कुल विंग के टाइप की बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो विंग का हस्बैंड है। विंग इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि वांग जी खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। एवरीडे वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो विंग को तकलीफ़ देने के बारे में सोचता भी नहीं था। वो विंग के लिए खाना बनाना, विंग के हाथ बटाना, काम करना, वो सब साथ में करते थे। ऐसे करते करते 1 महीने ऐसे ही बीत गए थे और इधर वैन रोहान युद्ध करने के लिए सेना तैयार कर चुका था। अब विंग की खैर नहीं। इधर वांग जी और विंग बेखबर थे। सिचेन और जियांग चेंग की शादी भी हो चुका था। 1 महीने के अंदर बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन विंग और वांग जी को कुछ भी नहीं पता था। आज विंग वांग जी को कुछ बोलने वाला था। विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। विंग ने कहा, लानजान तुम्हें पता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। वांग जी ने कहा, क्या कहना है विंग। विंग उसके लैप पर बैठ गया और उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, पहले बताओ कि तुम ये सुनकर मुझे कुछ गिफ्ट दोगे। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स दूंगा विंग, बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। विंग ने उसकी नोज़ पर किस करते हुए कहा, तुम फादर बनने वाले हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओह अच्छा। तभी वांग जी विंग को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने। विंग ने कहा, तुम फादर बनने वाले हो और मैं मॉम बनने वाला हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ वांग जी। वांग जी ने कहा, रियली। वो विंग को लेकर खड़ा हो गया और गोल गोल घूमने लगा। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे चक्कर आ रहे, नीचे उतारो। फिर वांग जी ने नीचे करते हुए कहा, विंग मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मैं सच कह रहा हूँ।
विंग ने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद वो विंग को उठाकर बेडरूम की तरफ लेकर चला गया। उसने कहा, आज मैं विंग को खा जाऊंगा। सीन कट होता है। इधर वैन रोहान अपनी सेना को लेकर विंग के ऊपर फाइट करने के लिए आ रहे थे। विंग और वांग जी पहाड़ के ऊपर रहता है। फिर सेनाओं से विंग और वांग जी को वैन रोहान और बाकी सारे कबीले वाले घेर लेते हैं। विंग को वो कहता है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वांग जी और विंग अपने रूम से और अपने घर से बाहर आते हैं। तब उसने देखा कि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में सेनाएं खड़े हैं और सारे कबीले वाले वहाँ पर हैं। वांग जी ने कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? लान कुरैन ने कहा, मुझे पता है वांग जी, ये विंग ने तुम्हें बस में कर लिया है, इसीलिए हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। वांग जी ने कहा, विंग ने मुझे बस में नहीं किया है, मैं खुद से यहाँ पर आया हूँ। मैं विंग से प्यार करता हूँ और विंग मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, देखा देखा वांग जी क्या कह रहा है। वांग जी ये सब कुछ धुन में कह रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। उसने वांग जी को अपनी कैद में कर रखा है। वांग जी ने कहा, ये सब क्या बकवास कर रहे हो आप? फिर वैन रोहान ने कहा, विंग को मार डालो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांग जी ने कहा, नहीं। फिर वांग जी ने तलवार को निकालते हुए कहा, अगर विंग तक कोई पहुंचने की कोशिश करेगा तो उससे पहले उसे मुझसे गुजरना पड़ेगा। और पता है ना कि लान वांग जी किस टाइप का इंसान है। लान वांग जी से टकराया तो अपनी जान खो बैठोगे। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अगर विंग के ऊपर एक आँच भी आया ना तो मैं सब कुछ तबाह कर दूँगा। वैन रोहान ने कहा, तुम धमकी दे रहे हो वांग जी? तुम अकेला और हम इतने सारे, क्या तुम विंग को बचा पाओगे? वांग जी ने कहा, अपनी जान देकर बचाऊंगा, मैं विंग को कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझे आप लोग? फिर सब लोगों ने कहा, ठीक है, हम भी देखते हैं कि तुम विंग को कैसे बचाते हो। ये बोलकर सब लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। वांग जी एक एक करके फ़ाइट कर रहा था। विंग जो कि था फाइट करने के लिए वो भी आ गया और वो भी फाइट कर रहा था। विंग को डेमोनिक पावर यूज़ करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो यूज़ करने की कोशिश कर रहा था। फिर फाइनली उसे यूज़ करना आ गया। काफ़ी टाइम बाद वो यूज़ करने के बारे में सोच रहा था और फिर धीरे धीरे करके वो उनका यूज़ करते हुए उन सबको मार रहा था। एक एक करके सेना ख़त्म हो रही थी। विंग ने कहा, चले जाओ यहाँ से, हमने अकेला छोड़ दो। वांग जी ने कहा, हम शांति से रह रहे हैं ना, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। तभी वैन रोहान ने वांग जी को कायदा करके अपने जाल में फंसा लिया और फिर उसे पकड़ लिया। वांग जी जो कि था वो देखते हुए कहा, नहीं, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। सब लोगों ने वांग जी को पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ विंग, अगर तुमने कुछ किया तो हमने वांग जी को मार देंगे हम। ये सुनकर विंग रुक गया। उसने कहा, नहीं, उसे कुछ मत करो। लान कुरैन ने कहा, कुछ मत करो, हम वांग जी को मार सकते हैं। विंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसने कहा, प्लीज़ उसे कुछ मत करो। विंग काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, वो रोते हुए बैठ गया। फिर लान कुरैन ने कहा, विंग को पकड़ो। सारे डिसिपल्स जाकर विंग को पकड़ लेते हैं, वैन डिसिपल्स और लान डिसिपल्स। फिर लान कुरैन कहता है, मारो विंग को, और सब लोग विंग को मारने लगते हैं। वो लोग विंग को बहुत मारने लगते हैं। वांग जी ने कहा, प्लीज़ अंकल रुक जाइए, विंग को मत मारिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं विंग को छोड़ दूँगा, प्लीज़ विंग को मत मारिए, उसे दर्द हो रहे हैं, प्लीज़ विंग को मत मारिए, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, उसे जिंदा छोड़ दीजिए, प्लीज़ उसे मत मारिए। विंग को वो लोग बहुत मार रहे थे। फिर विंग डिसिपल्स को मारते हुए कहा, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते हो। फिर लान कुरैन जाकर विंग को लात मार देता है, वो भी उसके टमी पर, और विंग जाकर दूर गिरता है। ये देखकर वांग जी अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। वो विंग के पास आ गया। विंग के पेट में दर्द हो रहे थे। वांग जी रोते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, लानजान, मेरा बेबी, मेरा बेबी लानजान। फिर वैन रोहान ने कहा, विंग को मारो। फिर वांग जी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सारे डिसिपल्स को अपनी तलवार से मारने लगता है। वो बहुत गुस्से में था। वैन रोहान ने कहा, विंग को मारना ही पड़ेगा। ये बोलकर वह विंग को मारने के लिए तलवार लेकर आता है। फिर विंग ने वैन रोहान को अपनी पावर से दूर धकेलते हुए कहा, मेरे करीब भी आए ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी एक डिसिपल वांग जी को मारने के लिए जा रहा था। फिर विंग उसे बचाने के लिए वहाँ पर चला गया। वैन रोहान ने देखा कि विंग वांग जी को बचाने के लिए आ रहा है। तभी वैन रोहान वांग जी को मारने की योजना बनाता है ताकि वो विंग को मार सके। फिर विंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके वैन रोहान के पास पहुँच जाता है और वैन रोहान के साथ फाइट करने लग जाता है। तभी इधर सब लोग कहते हैं कि विंग को मार डालो, विंग को मार डालो, क्योंकि विंग के पास डेमोनिक पावर है, विंग को मार डालो। फिर विंग ने कहा, बस वो, रुक जाओ सब लोग चुप हो गए और फिर विंग को देखने लगे। विंग ने कहा, क्या गलती क्या है मैंने? सिर्फ मेरे पास डेमोनिक पावर है, यही मेरा गलती है। सब लोग विंग को देख रहे थे।
वांग जी ने कहा, विंग। फिर विंग ने कहा, बस यही गलती है मेरी कि मेरे पास डिमोनिक पावर है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाया। मेरे पास डिमोनिक पावर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, मैं पूरे वर्ल्ड को हरा सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी आप लोग चैन से हमें रहने नहीं दे रहे हो, मुझसे ही प्रॉब्लम है ना, प्लीज़ लानजान को छोड़ दो। वैन रोहान ने कहा, नहीं, हम वांग जी को मार डालेंगे। विंग ने कहा, ठीक है, अगर मैं नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्या कह रही हो? विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। विंग ने कहा, नहीं लानजान, बस बहुत हो गया है, मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाए। विंग पीछे की तरफ आने लगता है। वांग जी ने कहा, विंग पीछे मत जाओ, वहाँ पर खाई है विंग, तुम गिर जाओगी, वो बहुत गहरा है। विंग ने कहा, अलविदा लानजान, अगर दोबारा जन्म लिया तो मैं चाहूँगा कि मैं तुम्हारा ओमेगा वाइफ बनूँ। ये बोलकर वो वहाँ से गिरने लगा। वांग जी ने कहा, नहीं। वांग जी हाथ को छुड़ाते हुए विंग की तरफ बढ़ने लगता है। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग, नहीं विंग, मुझे छोड़कर मत जाओ। विंग ने कहा, हम दोबारा मिलेंगे इलिंग में, हम दोनों साथ में रहेंगे वहाँ पर हमें तकलीफ़ देने वाला कोई नहीं है। वांग जी ने कहा, विंग। विंग अपने हाथ को छुड़ाकर नीचे गिर जाता है। वांग जी वहीं पर ही बेहोश हो गया। सीन कट होता है। एक हफ्ते बाद वांग जी को होश आता है। वांग जी उठ जाता है। उठकर ये विंग को ढूंढने लगता है। लान कोरियन ने कहा, अब भूल जाओ विंग को, वो मर चुका है। वांग जी ने कहा, नहीं, विंग नहीं मर सकता है, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि हम दोबारा मिलेंगे। फिर वांग जी को याद आया कि वो लोग इलिंग में मिलने वाले थे। जब तक विंग वापस नहीं आएगा तब तक वांग जी ने ठान लिया कि वो तब तक विंग के लिए इलिंग में वेट करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो विंग के लिए वेट करेगा। विंग के लिए वो वेट करेगा ही करेगा। उसने लान कोरियन से कहा, हमको घमंड है ना कबीले की रूल्स के ऊपर, एक दिन आपके सारे रूल्स अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा और आप अपनी घमंड पर पछताओगे। फिर लान कोरियन ने कहा, तुम एक ओमेगा को लेकर मुझे ताने सुना रहे हो? तलवार को निकालते हुए वांग जी ने कहा, वो एक ओमेगा नहीं, वो मेरी ओमेगा वाइफ है। फिर वो जो लान कोरियन था उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा, आपने मुझे बड़ा किया है, मैंने आपको मेरे फादर के समान सोचा है, इसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अगर कोई और होता तो मैं उसे मार डालता। ये बोलकर वांग जी घोड़ा लेकर निकल गया। ये देखकर लान कोरियन ने कहा, ये मैंने किस लान वांग जी को देखा? लान वांग जी को मैंने कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा, कहाँ गया वो? लान वांग जी वैन रोहान के खिलाफ जंग छेड़ देता है और फिर वो वैन कबीले में जाकर सारे वैन डिसिपल्स को मार देते हैं और वैन रोहान के साथ साथ वैन साओ और वैन सू को भी मार डालता है और यहाँ तक कि वो वैन रोहान को भी मार डालता है। उसने कहा, जिसने भी मेरी विंग को तकलीफ़ दिया है मैं उन सबको मार डालूँगा। उसके बाद वो बहुत ज़ोर से बैठकर रोने लगता है। उसने कहा, विंग, मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ क्या हो गया? हमने कितने सपने देखे थे, हमारे बेबी होंगे, हम लोग साथ में रहेंगे, लेकिन ये सब क्या हो गया विंग, ये सब क्या हो गया? ये बोलकर वांग जी वहाँ से आने लगा। लान कोरियन ने कहा, वांग जी, तुम यहाँ पर? मुझे सकता तुम यहाँ पर आए होगे, तुमने क्या किया? वहाँ पर लाश ही लाश था। लान कोरियन ने देखकर कहा, लाश? तुमने सबको मार डाला? वांग जी ने कहा, आपने मेरी पावर कभी देखी ही नहीं थी, आज पहली बार मुझे अपनी पावर का एहसास हुआ। लान कोरियन ने कहा, वापस चलो वांग जी, मैं दोबारा तुमसे कुछ नहीं करवाऊँगा और मैं सारे रूल्स को ख़त्म कर दूँगा, अब लान कबीले में कोई रूल्स नहीं रहेंगे। वांग जी ने कहा, बस बहुत देर हो गई अंकल, अब मैं दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊँगा जहाँ से मेरी विंग को निकाल दिया गया, जहाँ पर विंग को स्वीकार नहीं किया गया। मैं वहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पर नहीं रहना है। मेरी विंग को जिन लोगों की वजह से मैंने खो दिया है उन लोगों के पास दोबारा मुझे नहीं जाना है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ढूंढना मत, मैं इलिंग जा रहा हूँ और मैं वहाँ से कभी नहीं आऊँगा। मुझे पता है मेरा विंग मुझे वहीं पर ही मिलेगा, चाहे विंग मर चुका है या फिर भूत बन चुका है, मैं उसी विंग के साथ रहूँगा, मुझे बस मेरे विंग के साथ रहना है। ये बोलकर चला गया वहाँ से। और फिर वांग जी हमेशा हमेशा के लिए लान कोरियन से, लान कबीले से दूर हो गया
लान कुरैन ये देखकर बैठकर रोते हुए कहा, ये सब मेरी गलती है, मैंने ऐसा क्यों किया। सच में वेइंग ने तो कोई गलती नहीं किया था, ना ही वेइंग ने किसी को चोट पहुंचाया। वेइंग ने कुछ भी नहीं किया था। मैं फिर भी वेइंग को सहन नहीं कर पाया। मैं पुरानी दुश्मनी को आगे लेकर आया। यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। लान कुरैन वेइंग की मॉम से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था, लेकिन कभी बता नहीं पाया। लेकिन वी चांगसे ने जब वेइंग की मॉम को प्रपोज़ किया तो वेइंग की मॉम ने एक्सेप्ट कर लिया। वी चांगसे के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन फिर भी वो एक दोस्त होने के नाते एक बार वी चांगसे को बचाया था। वी चांगसे को उसने कहा था कि तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं लोगों को कहूँगा कि तुम मर चुके हो। लेकिन फिर भी लोगों के सामने ये सच आ ही गया कि वी चांगसे ज़िंदा है। वेइंग पैदा होने से पहले वेइंग की मॉम प्रेग्नेंट थी और वेइंग की मॉम के मिसकैरेज हो चुका था, जबकि वो उसकी मॉम 5 मंथ की प्रेग्नेंट था। गिरने की वजह से ही वो अपनी बेबी को खो चुका था। उसके बाद वेइंग फिर से वेइंग को उन्होंने बर्थ दिया और वेइंग की बर्थ के बाद ही वेइंग की मॉम की डेथ हो चुकी थी। सीन कट होता है। यहाँ पर हम काले काले पेड़ को देखते हैं। कहानी 5 साल आगे आ जाती है। 5 साल बीत चुके थे। 5 साल लान वांगजी एक चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था। उसके सामने बहुत सारे डिसेबल्स बैठे हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, जो कि देखकर लग रहा था लान डिसेबल्स है, लान स्टूडेंट है। ये देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे कि वांगजी के पास वो लोग कुछ सुनने के लिए आए हैं। फिर वहाँ से एक स्टूडेंट ने कहा, उसके बाद क्या वो दोबारा आपसे नहीं मिला? वांगजी ने कहा, हाँ, वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है, हमेशा मैं उसे अपने पास ही रखता हूँ। ये सुनकर सब लोगों ने कहा, लगता है लान वांगजी यहाँ पर अकेला रहता है ना, इसीलिए उन्हें ऐसा फील होता है कि वेइंग उनके साथ है। कहानी ख़त्म हो गई क्या? वांगजी ने कहा, ये कहानी नहीं, ये मेरी लाइफ की सच्ची घटना है। फिर वो स्टूडेंट उठ गए। वांगजी को वो खत देते हुए कहा, लान गुरु ने आपको ये खत देने के लिए कहा था और हमें कहानी सुनने को मिल गया, हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, हम आपसे फिर से मिलते हैं। ये बोलकर वो लोग उठ गए वहाँ से। जाते हुए एक स्टूडेंट ने कहा, तुम्हें यकीन है कि ये कहानी सच है? फिर दूसरे स्टूडेंट ने कहा, अगर ये कहानी सच नहीं होती तो क्या लान वांगजी हांगवांग जून यहाँ पर आकर क्यों रहते? दूसरे स्टूडेंट ने कहा, देखो हमें इन सब के बीच में नहीं आना है, बट मुझे वेइंग के लिए बहुत बुरा लग रहा है। राजकुमार वेइंग के साथ बहुत बुरा हुआ। उन्होंने सच में दिल से प्यार किया था राजकुमार लान के साथ, लेकिन उन्हें प्यार के बदले मौत मिली। ये बोलते बोलते वो सब लोग वहाँ से निकल जा रहे थे। पीछे से किसी ने बुलाते हुए कहा, लान जान, तुमने पूरी कहानी बताई क्यों नहीं? लान वांगजी पीछे मुड़ते हुए कहा, वेइंग? यहाँ पर हमें वेइंग को दिखाया जाता है। वेइंग उसे देखकर स्माइल करते हुए कहा, अभी भी डर रहे हो क्या? वांगजी उसे हग करते हुए कहा, नहीं वेइंग, किसी को नहीं बताऊँगा। मैं वेइंग को मेरे पास छुपा कर रखूँगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे वेइंग को कुछ हो जाए। वेइंग, मुझसे प्रॉमिस करो तुम कभी भी किसी के सामने नहीं आओगे। वेइंग, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो वेइंग। वेइंग ने कहा, ओ लान जान, इतने सालों से तुमने मुझे छुपा कर रखा है, और कितना? वांगजी ने कहा, जितना दिन बचूंगा उतना दिन, ज़िंदा रहूँगा तब तक तुम छुप कर रहोगे सिर्फ मेरे साथ, सिर्फ मैं तुम्हें देखूँगा, किसी को हक नहीं तुम्हें देखना, समझे? वेइंग ने कहा, अच्छा। तभी एक बच्चे ने बोला, ओ मम्मा, मैं तब से बोल रहा हूँ मुझे भूख लगी है, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो मेरी बात। वांगजी ने कहा, मैं तो भूल ही गया, आई युआन को भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाने आई थी, चलो। वांगजी ने कहा, चलते हैं। आई युआन उसने उसे गोद ले लिया। आयुआन ने कहा, पापा आप तो पता है मम्मी ने ना आज लोटस सूप बनाई, कितनी दिन बाद हम लोटस सूप पियेंगे ना? वांगजी ने कहा, हाँ, मैं फिर से तुम्हारे लिए लोटस लेकर आऊँगा और तुम्हारी मम्मी सूप बनाएंगी। वेइंग हंसते हुए कहा, क्यों ना हम यहाँ पर एक लोटस पॉन्ड बनाएं? वांगजी ने कहा, हाँ। फिर वो लोग चलते हुए चले गए। पता है आपको वेइंग ज़िंदा क्यों है और वेइंग यहाँ पर है क्यों? चलिए फ्लैशबैक में देखते हैं। जब वेइंग पहाड़ से गिर गया था तो वेइंग के डेमोनिक पावर ने वेइंग को बचा लिया और वेइंग बेहोश हो चुका था। जब वेइंग को होश आया तब वेइंग एलिंग में था और जो
डेमोनिक पावर था उसने वेइंग की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा और उसने कहा कि वो वेइंग का ध्यान रखेगा जब तक वेइंग यहाँ पर रहेगा। लेकिन जब वांग जीलिंग पर पहुँचा तब वो वेइंग को देखकर पूरा ही चौंक गया। वेइंग ईलिंग में है ये देखकर उसे याद आ गया कि वेइंग ने उससे कहा था कि तुम ईलिंग में आना, हम वहीं पर ही मिलेंगे। दरअसल ये बात वेइंग ने नहीं बल्कि वेइंग की डेमोनिक पावर ने कही थी। वेइंग के मुंह से बुलवाया था। जैसे वेइंग पहाड़ से गिरा डेमोनिक पावर ने उसे कैच कर लिया और उसे लेकर वहाँ से गायब हो गया। इसीलिए आज तक वेइंग की डेड बॉडी भी नहीं मिले थे। इधर जो वेइंग था वो अपने बच्चे को लेकर जा रहा था और एक बात बताऊं, वेइंग फिर से प्रेग्नेंट है। अब वेइंग फिर से एक और बेबी को बर्थ देने वाला है। वांग जी और वेइंग अपनी बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे और आगे चलकर वेइंग ने एक और अल्फे को बर्थ दिया था जिसका नाम सिजुए रखा गया था। और वांग जी हमेशा वेइंग, सिजुए और ईवान का ख्याल रखता गया और वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। बाहर के लोग अनजान थे इस बात से और हमेशा कहानी में वांग जी पीछे की कहानी को सुनाना नहीं चाहता था क्योंकि वो वेइंग को किसी के सामने लाना नहीं चाहता है और वेइंग इससे इनकार नहीं करता है क्योंकि वो वांग जी को समझता है, क्योंकि वांग जी डरता है उसे खोने से। वो लोग हैप्पी रहे पूरी ज़िंदगी भर और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता दिए और यहीं पर ही इस फ़ैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फ़ैन फिक्शन ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुँचाई है। सो फिर गाइस, मिलती हूँ एक और नए फ़ैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।